Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So today I'm here with quick revision lecture of part A of company law. तो part A काफी vast है और बच्चे काफी problem face करते हैं. तो आज इस वीडियो में I will be or we will be revising chapter number 2 के वीडियो आपको हेल्पफुल रहे बिकॉज एट द एंड या टूवर्ड्स द एंड आपने भले ही अपने आप से किया है, किसी के लेक्चर्स लिए, क्विक रिवीजन से आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से आइडिया क्लियर हो जाएगा और चीजें जो है रिवाइज हो जाएंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का चैप्टर है. काफी बच्चे इस चैप्टर से पर्टिकुलरली डरते हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इजी चैप्टर. अगर आपको एक बार ये चैप्टर समझ आ जाए तो शेयर कैपिटल जो होता है वो 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है और जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट होता है. सबसे पहले या सबसे ज्यादा होता है नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल. बेसिकली जो बिल्कुल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब जो डिसाइड किया जाता है वो होता है नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल. इसी टोटल कैपिटल में से निकलता है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि इशू किया जाता है, जिसके लिए आईपीओज निकाले जाते हैं कि इशू हो गया है. अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी नॉमिनल में से कितना कैपिटल जो है वो इशू करती है. अब इशूड कैपिटल में से भी कैपिटल फर्दर सब्सक्राइब किया जाता है. अब कंपनी जितना मर्जी इशू करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कितना लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं यानी कि उसे परचेज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन एंड दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है. कई बार कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी. अगर कंपनी की रेप्यूटेशन इतनी अच्छी नहीं है तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी. तो वो एक अलग चीज हो जाती है. बट द थर्ड थिंग इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद आती है कॉल्ड कैपिटल. अब जो कैपिटल सब्सक्राइब हो गई वो एट अ टाइम सारे पैसे नहीं लेंगे, राइट. तो कुछ एप्लीकेशन मनी में आएगा और कुछ कॉल 1 कॉल 2 में आएगा. तो जितने पैसे कॉल किए जाते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल में से भी जितने शेयर होल्डर ने एक्चुअली में पे किए वो होती है पेड अप शेयर कैपिटल. तो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से बनाया है. आई वुड सजेस्ट यू कि आप डाउनवर्ड्स एक चार्ट बनाओ, नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल. ऐसे फ्लो चार्ट से आपको हमेशा याद रहेगा कि सबसे ज्यादा होती है नॉमिनल, नॉमिनल में से निकलती है इशूड, इशूड में से फर्दर निकलती है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में से हम लेके आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल और फिर कॉल्ड अप कैपिटल में से हम निकालते हैं पेड अप शेयर कैपिटल. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हर जगह पे देखोगे तो यही रहती है पेड अप शेयर कैपिटल बिकॉज इट इज एक्चुअली द अमाउंट जो के शेयर होल्डर ने पे करी हुई है, राइट. तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट. अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट there's a provision which says कि कहीं पे भी चाहे वो नोटिस है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है या कोई और ऑफिशियल पब्लिकेशन है या कोई बिजनेस लेटर है या कोई बिल हेड है या लेटर पेपर है, इट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. सच नोटिस एडवर्टाइजमेंट shall also contain a statement and equally prominent position and conspicuous characters of the amount of the capital which has been subscribed and paid up. तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है. वो कहते हैं कहीं पे भी, चाहे वो नोटिस है, चाहे वो बिल हेड है, चाहे वो लेटर हेड है, जहां पे आप अपनी ऑथराइज कैपिटल लिखते हो, ऑथराइज कैपिटल जितनी भी कंपनी की है वो मेंशन करते हो, उसके साथ साथ ऑथराइज कैपिटल जहां मेंशन की जाती है उसी डॉक्यूमेंट में इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑथराइज कैपिटल दिख रही है और पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल नहीं दिख रही. नहीं, बिल्कुल इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में और कॉन्स्पिकस कैरेक्टर, मतलब जब आप देखो तो इजिली आपको समझ आ जाए, राइट. ऐसा नहीं है कि फैंसी तरीके से लिखा है, छुपा के लिखा है, छोटा करके लिखा है, वैसा नहीं. इक्वली जितनी वैल्यू ऑथराइज कैपिटल को दी जाती है उसी डॉक्यूमेंट में आपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी मेंशन करनी है और पेड अप कैपिटल भी मेंशन करनी है. तो ये बात का ध्यान रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, लेटर हेड है, बिल हेड है, जहां पे आपने ऑथराइज कैपिटल लिखनी है वहीं पे सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल भी मेंशन करनी है. और अगर नहीं करोगे देन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज एंड for the company and every officer of the company who's in default उसकी पेनल्टी है 5,000 रुपीज. तो कंपनी की पेनल्टी होगी 10,000 एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पेनल्टी होगी 5,000.
अब बारी आती है शेयर्स की। तो नेचर ऑफ शेयर क्या होता है? ऑफ कोर्स वो एक राइट कैरी करता है, राइट टू पार्टिसिपेट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, दो तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमें चार तरह के शेयर कैपिटल्स रहते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो क्यूमुलेटिव मींस जहां पे डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेट होता रहता है, एड अप होता रहता है। क्यूमुलेट का मतलब होता है एड अप होना। तो क्यूमुलेटिव में जो डिविडेंड है वो एड अप होता रहता है, और नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड्स एड अप नहीं होते। बेसिकली अगर किसी भी ईयर में डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है तो आपको वो नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो गया, राइट। वो नॉन क्यूमुलेटिव, वो एड अप में नहीं आता। सेकंड है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ राइट दिया जाता है कि आपके पास ये पार्टिसिपेटिंग पावर्स है, अगर वो किसी चीज में किसी राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो पार्टिसिपेटिंग है, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग है। थर्ड इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। आगे चल के अगर प्रेफरेंस शेयर्स आगे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इक्विटी शेयर्स में तो वो कन्वर्टेबल है, अगर नहीं कन्वर्ट होते तो नॉन कन्वर्टेबल। देन रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल जो आगे चल के रिडीम हो जाए, इरिडीमेबल पहले होते थे, अब तो ये बिल्कुल ही यू नो खत्म हो चुके हैं। नाउ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आप नहीं इशू कर सकते। वहीं पे अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स, जो कि नॉर्मली होता ही है बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल के पास आती ही वोटिंग राइट्स है, राइट। बाकी तो प्रेफरेंस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले जाते हैं, शेयर होल्डर्स ले जाते हैं, सॉरी। तो विद वोटिंग राइट्स। एक और आते हैं डीवी। तो ये डी डिफरेंशियल राइट के साथ आते हैं, कुछ डिफरेंस के साथ आते हैं, जिससे इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर कोई सोचता है कि नहीं मुझे इतना डिविडेंड नहीं चाहिए या मुझे इतनी भी वोटिंग राइट नहीं चाहिए, तो वो डेफिनेटली डिफरेंशियल राइट के साथ इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जिसपे आपने ध्यान देना है, राइट। ये उसी चीज की एक्सप्लेनेशन है जैसे मैंने आपको बताया, क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड्स क्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे डिविडेंड्स क्यूमुलेट नहीं होते। ये कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। पार्टिसिपेटिंग में कोई भी एडिशनल बेनिफिट आता है सरप्लस प्रॉफिट में, तो अदरवाइज नहीं। रिडीमेबल में ये चीज देखनी जरूरी है कि इरिडीमेबल अब बिल्कुल ही बंद कर दिए इन्होंने, दे आर नॉट, नो कंपनी कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड विद इन 20 years, 20 years मैक्सिमम है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 years, 20 and 30 याद रखना है। एंड एज पर सेक्शन 55 आपने ये चीज याद रखनी है कि अब इरिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते। इक्विटी शेयर इसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑफ कोर्स इसके साथ वोटिंग राइट्स आते हैं, दे हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और जब कंपनी वाउंड अप होती है तो पेमेंट टुवर्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी मेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास जो सबसे बेनिफिशियल चीज होती है वो होती ही वोटिंग राइट्स है, बिकॉज अदरवाइज दे आर ऑलवेज ऑन द रेजिडुअल पार्ट, राइट, कि जो बच जाएगा वो इन्हें मिल जाएगा, बिकॉज दे आर द ओनर्स। तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, उनके पास वोटिंग पावर होती है जो मेनली काउंट की जाती है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड अलॉटमेंट। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज में ये चार चीजों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सेबी 1992 एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो होगी प्रोस्पेक्टस। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, डिफरेंशिएट आता है। तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस इज एन इंफॉर्मेशन बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है। इट कैन बी, इट हैज बीन डिफाइंड टू बी एनी डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर शेल्फ प्रोस्पेक्टस एज वेल। तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली प्रोस्पेक्टस में आपने हमेशा दो चीजें तो जरूर लिखनी है। इट्स एन इंफॉर्मेशन बुकलेट, इंफॉर्मेशन बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट। ये दो चीजें मेंशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिख रहे हो। दीज आर द की वर्ड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कभी भी इन वर्ड्स को स्किप नहीं करना है। जब भी प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखनी है, यू हैव टू मेंशन दैट इट इज एन इंफॉर्मेशन बुकलेट और अ ऑफर डॉक्यूमेंट। अब प्रोस्पेक्टस क्यों होता है? आपने देखा होगा कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है। बेसिकली जिसके बेसिस पे हम जाके एडमिशंस कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की बात करें तो जहां पे इन्वेस्टर जिसे देख के इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज में कंपनी के, वो होते हैं प्रोस्पेक्टस, राइट। नाउ देयर आर, दे से प्रोस्पेक्टस में हमें सबसे पहले लिखना है दैट प्रोस्पेक्टस इज द इंफॉर्मेशन बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द इन्वेस्टर इन्वेस्ट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज
or issued as a prospectus and any notice, circular, advertisement or any other document inviting offer. तो ये बेसिकली जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. अगर आपको प्रोस्पेक्टस डिफाइन करना है, you will start with prospectus is an information booklet or offer document on the basis of which investor invests, and it includes red herring prospectus, it includes shelf prospectus, any document that is described as prospectus and any notice, circular, advertisement और document, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा नोटिस जो एक्चुअली ऑफर इनवाइट करता है, वो सब ही प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में आते हैं. वो सारे ही प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में आते हैं. अब मैटर्स टू बी स्टेटेड, ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्टस में सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स स्टेटेड होने चाहिए. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, दे आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज फॉर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस. यानी कि एक या एक से ज्यादा इशूज के लिए जब हम एक ही प्रोस्पेक्टस को यूज करते हैं ताकि बार बार नए नए प्रोस्पेक्टस इशू ना करने पड़े, उसे हम कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस. जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस सिंपल वर्ड्स में बताएं तो इट्स अ सिंगल प्रोस्पेक्टस, it's a single prospectus for multiple public offers, right? यानी कि मल्टीपल पब्लिक ऑफर्स के लिए जो सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसे कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस. व्हाटएवर आई एम राइटिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. आप चाहे इन्हें मार्क कर लो, चाहे साथ साथ में लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक ऑफर्स जो होते हैं वो होते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस. तो ये देखना इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब जो पर्पस होता है प्रोस्पेक्टस का वो क्या है? पर्पस प्रोस्पेक्टस का ये होता है कि ये पता चले कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या अभी क्या स्टैंडिंग है, क्या चार्जेस है. अगर आप एक ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत सारे इश्यूज के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें वो पर्पस डिफीट हो जाता है. तो हम एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो हर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दे से एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी फाइलिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस व्हिच शैल कंटेन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. उन्हें मतलब सबमिट करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा. उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी? न्यू चार्जेस क्रिएटेड, आपने क्या चार्जेस क्रिएट किए, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, जब पहला ऑफर किया था और अब जो ऑफर कर रहे हो उसमें क्या कोई फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की चेंज हुई है, एंड सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार. ये फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास प्रायर टू द इश्यू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप एक ही प्रोस्पेक्टस के साथ 3-4 इशू करते जा रहे हो तो जो बेसिक आई वुड से कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक बात है कि भाई हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें ना करें, वो पर्पस तो डिफीट हो गया. तो इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर एक इशू जो एक फर्स्ट इशू हो गया वो तो चल गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ. जब आपने सेकेंड इशू करना है या सब्सिक्वेंट इश्यूज करना है, उस हर इशू के साथ शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है और उसमें आपने बताना है क्या आपने कोई नए चार्जेस क्रिएट किए, क्या आपने कोई आपकी कंपनी कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई या फिर कोई और चेंजेस, व्हाटएवर दे आर, वो आपने देने. और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज PAS2. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म है PAS2. मूविंग टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ऑलमोस्ट सारी चीजें होती हैं एक्सेप्ट द क्वांटम एज द नंबर, राइट? क्वांटिटी, क्वांटम वर्ड्स कम फ्रॉम क्वांटिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं, और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. इसे छोड़ के बाकी सारी चीजें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताई जाती है. तो सिंपल टर्म्स में बताएं तो इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू कंपनीज ऑपरेशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स बट डज नॉट इंक्लूड की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज इट्स प्राइस एंड नंबर. तो जो भी की डिटेल्स है इशू के कि क्या प्राइस रहेगा शेयर का एंड क्या क्वांटम, क्वांटम इज नंबर्स, राइट? क्या नंबर्स रहेंगे, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, राइट? एब्रिश प्रोस्पेक्टस. एब्रिश प्रोस्पेक्टस जो है ये वो प्रोस्पेक्टस है दे से नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शैल बी इशूड अनलेस इट इज अकम्पनीड विद एब्रिश. ये एक तरीके से ना एब्स्ट्रैक्ट टाइप हो जाता है, ठीक है? इसमें सारा प्रोस्पेक्टस ना रह के इट इज लाइक अ मेमोरेंडम दैट कंटेन्स द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. यानी कि प्रोस्पेक्टस में मेन चीजें क्या थी, मेन फीचर्स क्या थी, वो इसमें सारे इंक्लूड होते हैं एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. तो ज्यादातर ये लिस्टेड कंपनीज के लिए रहता है. तो जो सेबी ने बोला है, राइट, कि आपने कोई भी एप्लीकेशन का फॉर्म जाता है वो बिना ब्रिज प्रोस्पेक्टस के नहीं जाना चाहिए. एवरी टाइम इफ दे आर इशूइंग this an application
फॉर्म उसके साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जाना ही चाहिए. एंड नथिंग अफोरसेड शैल अप्लाई इफ इट इज शोन दैट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इशूड. लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इफ यू विल शो दैट इट इज इशूड इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइट विद रिस्पेक्ट टू. तो अगर अंडर राइटिंग के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है, और इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक उसके लिए भी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सारा प्रोस्पेक्टस ना होके इट इज जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, या वो मेमोरेंडम जिसमें सिर्फ सैलिएंट फीचर्स ही प्रोस्पेक्टस के बताए जाएंगे. The next topic is offer for sale, which is a deemed prospectus. So deemed word आप कंपनी लॉ में काफी बार देखोगे. deemed basically the word means कि जहां पे एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं. तो कोई भी ऑफर फॉर सेल है. ऑफर फॉर सेल क्या कैसा डॉक्यूमेंट हो सकता है? इट्स लाइक इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स थ्रू एन इंटरमीडियरी. वो एक इशुइंग हाउस हो सकता है, मर्चेंट बैंक हो सकता है, वो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आ जाते हैं. So they say that following additional information to the matters to be stated in a prospectus, जिसमें आता है net amount of consideration जो उन्होंने receive की है वो बतानी पड़ेगी, and the time and place at which the contract where under the said securities have been allotted may be inspected. तो ये दो चीजें जो है ऑफर फॉर सेल में अप्लाई करती हैं, राइट. फर्दर ऑफर फॉर सेल द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड. फर्स्ट, ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और अग्रीमेंट टू अलॉट. 6 months में जो है ये बनाया गया है. एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय इट. अभी तक पूरी जो कंसिडरेशन है वो रिसीव नहीं हुई है. तो ये दो चीजें देखनी भी जरूरी है. आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड. दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो काफी है, राइट. देन ऑफर फॉर सेल बाय शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. इसके ऊपर आई थिंक लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था जब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे. तो क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने डाला था. ऑफर फॉर सेल क्या मेंबर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. दिस इज सेक्शन 28 परमिट सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेशन विद बोर्ड टू ऑफर इन अकॉर्डेंस द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड द होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स टू द पब्लिक. तो अपनी होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक को दे सकते हैं, एंड द डॉक्यूमेंट बाय विच वो पब्लिक को वो होल्डिंग्स दे रहे हैं उसे हम प्रोस्पेक्टस ही कहते हैं. दैट इज to be called as prospectus, right? So the rules and the context provision of part 1 of chapter 3, namely prospectus and allotment of securities, shall be applicable to in section 28 except for the following. क्या वैसे तो सारा कुछ अप्लाई होना है. ये जो रूल्स में ये सेक्शन में ये चैप्टर में जो कुछ है ये सब कुछ अप्लाई होगा ऑफर फॉर सेल बाय मेंबर्स में, एक्सेप्ट ये कुछ एक्सेप्शंस है जो अप्लाई नहीं होंगी, जैसे कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉस्ट. जब मेंबर्स ही आगे पास ऑन कर रहे हैं, मेंबर्स ही ऑफर कर रहे हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात ही नहीं आती. मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट मेड बाय बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड एनी अदर प्रोविजन जो कि कंप्लाई नहीं की जा सकती, वो जो है वो एक्सेप्शंस में आती है. तो कहते हैं सब कुछ फॉलो करना है एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. नाउ कैन the issue of securities at a premium, can they do so? Yes, they can. कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रीमियम पे जो शेयर्स हैं वो इशू हो सकते हैं. कंपनीज एक्ट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है. लेट मी रिपीट, कंपनीज एक्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है. जितना मर्जी आप प्रीमियम पे बेच सकते हो. प्रीमियम मतलब ओवर एंड अबव. अगर 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू और आप 12 रुपीज पे बेच रहे हो तो 10 रुपीज तो फेस वैल्यू और 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम हो गया, ठीक है, ओवर एंड अबव हो गया. लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है. चाहे आप जितना मर्जी कंपनी जो अपने रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि प्रीमियम पे बेच सकती है. लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक जगह पे है, वो है यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि जो शेयर प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा और उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ यानी कि जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में आया, जो ओवर एंड अबव पैसा है, पहले तो उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी सिर्फ इन्हीं 5 एरियाज में करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना. What can be it? First, issuing fully paid bonus shares to members, writing off balance of other of the preliminary expenses, writing off commission paid या discount allowed. वो जो अगर write off करने हैं तो वहां पे पैसा यूज किया जा सकता है. For providing for the premium payable on redemption of any redeemable preference shares and debentures. तो debentures की जब redemption होती है या preference, अगर वो
प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उस प्रीमियम के लिए इस प्रीमियम की यूटिलाइजेशन की जा सकती है। एंड फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। तो ये आपने लर्न करने हैं। दीज आर द 5 एरियाज जहां पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, वो यूज किया जा सकता है। व्हाट आर दे? फर्स्ट, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे या डिबेंचर्स के टाइम पे हो, या परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स। तो ये सारी चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोहिबिशन टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, ये पहले होता था 1956 के जो कंपनी लॉ में अलाउड था। अब जो है जब नया कंपनी लॉ आया तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अगर कंपनी ऐसा कुछ भी करती है तो दैट इशू इज कंप्लीटली वॉइड। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां देखी। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, सिर्फ एक स्वेट इक्विटी शेयर्स है जहां पे अलाउड होता है। एंड सेकेंडली, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 5 एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड है। देखो ये चीज बार बार जाननी बहुत जरूरी है कि प्रीमियम के ऊपर जो कंपनीज एक्ट है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। कंपनीज एक्ट ये नहीं कहता कि आपने इतना % प्रीमियम लगाना, इतना जितना मर्जी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूटिलाइजेशन उसकी वही करनी है जो एक्ट कहता है। जो 5 एरियाज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किए हैं उससे बाहर नहीं जाना, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट, अब बारी आती है। अब आपने इशू कर दिया, इशू के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ, अब आती है अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट होती है वो किस तरीके से की जाती है? अलॉटमेंट मतलब जब आप एक्चुअली में शेयर्स देते हो, राइट, शेयर कैपिटल प्रोवाइड करते हो, तो इट शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आती है। ये वर्ड आपने, ये जो फॉर्म है आपने लर्न कर लेना है, बिकॉज अपकमिंग हर जगह पे ये जो फॉर्म है ये आपको बताया जाएगा, विच इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एंड दिस इज फॉर्म PAS 3। और ये 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट में आरओसी के पास फाइल करना रहता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS 3 30 डेज में जो है फाइल करना होता है। उसमें क्या होता है? बेसिकली इट हैज ऑल द लिस्ट ऑफ अलॉटीज, फॉर देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वो सारी चीजें बताई जाती है इसमें, राइट। देन रिफंड ऑफ मनी, रिफंड ऑफ मनी इट सेज दैट इन केसेस वेयर अगर मिनिमम अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुई, राइट, एक अमाउंट होती है वो नहीं हुई, तो आपको एप्लीकेशन मनी कंपनी को वापस करनी होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और एनी अदर डेट, वो रीपे या रिफंड करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो 15% का जो है इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और डिफॉल्ट भी लगता है, बिल्कुल, देयर इज अ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट विच इज कंपनी एंड इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर आप रिफंड नहीं करते हो तो 1000 ईच डे विच में इंक्रीज टू डिफॉल्ट कंटिन्यूज, 1 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तब तक के लिए। मूविंग अहेड टू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो है, अब तो खैर क्योंकि डीमैट अकाउंट्स आ गए इनका ज्यादा यूज नहीं होता, बट शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि भाई इस पर्सन के पास जो है शेयर्स है। शेयर सर्टिफिकेट इट इज इशूड अंडर कॉमन सील, दिस table is important, if any of the company and signed by 2 directors or by a director and a company secretary wherever the company has appointed a company secretary, and it's a prima facie evidence of the title of the person of such share. Basically you can say that दिस इज द, अगर मेरे पास है शेयर सर्टिफिकेट तो आई एम द ओनर, ठीक है, उसमें मेरा नाम है, मेरे पास है, तो वो एक प्राइमा फेशी एविडेंस है। प्राइमा फेशी होता है ऑन द फेस एविडेंस की तरह शेयर सर्टिफिकेट को माना जाता है। हालांकि कंक्लूसिव एविडेंस हम इसे नहीं कहते, बट ये प्राइमा फेशी एविडेंस है। तो ये जानना जरूरी है कि या तो ये कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, या फिर और इट इज साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी है। फर्दर क्या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है? बिल्कुल, यस, इट कैन बी इशूड। 2 ही क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट, अगर तो आप ये प्रूव कर दो कि वो खो गया है, इट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, और इट हैज बीन डीफेस, खराब हो गया, म्यूटिलेट हो गया, या टॉर्न हो गया, या सरेंडर कर दिया कंपनी को। इन 2 सिनेरियोज में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर सकती है, राइट। बेसिकली प्रूव टू बी, इफ यू प्रूव इट दैट इट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड और इट हैज बीन डीफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर्ड बाय द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके होते हैं, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड इशू ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उसके लिए सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट पास होती है और वो
इशू कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये तभी रिन्यूअल इज टू बी मेड ओनली ऑन सरेंडर। जो रिन्यू वाली बात आती है वो तभी हो पाएगी जब ओल्ड सर्टिफिकेट सरेंडर होगा, तब वो रिन्यू होगा। अब इसका जो फॉर्म है वो SH1 है, राइट? दे आर इशूड इन SH1 एंड इट शैल चार्ज डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की एक फीस होती है जो कि 50 रुपीज पर सर्टिफिकेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जस्ट एक टोकन के हाँ भाई आपने गलती की है, तो इट शुड बी देयर। एवरी सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स टू विच इट रिलेट्स एंड शैल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। इन केस अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज पर्संस रिक्वायर्ड टू साइन द सर्टिफिकेट, एंड अगर OPC है तो इट शैल बी सफिशिएंट कि अगर डायरेक्टर एंड CS उसे साइन कर दे। मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी शैल नॉट इशू डुप्लीकेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड विदाउट प्रायर कॉन्सेंट। तो जहां पे तो सरेंडर की बात आती है वहां तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ओल्ड सर्टिफिकेट दे दिया, न्यू इशू हो गया। लेकिन जहां टोटली न्यू इशू करना है, डुप्लीकेट बेसिकली इशू करना है लॉस या डिस्ट्रॉयड के केस में, वहां पे बोर्ड की प्रायर कॉन्सेंट होनी बहुत जरूरी है। तो बोर्ड से आपको पूछना पड़ेगा। अगर कंपनी लिस्टेड है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है वो 45 डेज में इशू हो जाना चाहिए, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो 3 मंथ्स में इशू हो जाना चाहिए। तो ये टाइम लिमिट आपको याद रखनी जरूरी है कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो 45 डेज में इशू होना चाहिए, अनलिस्टेड है तो 3 मंथ्स में। देन ऑफ कोर्स डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी जब उसे साइन कर देते हैं, इट इज लाइक गुड टू गो, नो प्रॉब्लम। पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करना। यहाँ पे एक अलग रजिस्टर बनाया जाता है SH2 विच इज रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, उसमें से एंटर करना है। रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस preserved permanently in the custody of company secretary। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना और CS के पास रखना है। ऑन फ्रॉडुलेंट, अब अगर बाद में पता चला कि ये जो इशू हुआ है वो फ्रॉडुलेंट इशू है, राइट, देन मतलब कंपनी ने जानबूझ के ऐसे कुछ गड़बड़ करके इशू कर दिया या किसी फ्रॉड को टू गिव इट द टू डिफ्रॉड समवन, अगर उन्होंने इशू किए हैं ये रिन्यूड या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स, इन दैट केस कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 times the face value of shares involved and which may extend to 10 times or 10 crores whichever is higher। तो अगर कोई फ्रॉडुलेंट मोटिव है, ठीक है, ये जो डुप्लीकेट शेयर्स इशू हो रहे हैं उसके अंडर अगर कोई फ्रॉडुलेंट मोटिव है, देन कंपनी को जो फाइन है दैट कुड बी 5 times the face value of shares which may extend to 10 times or 10 crores whichever is higher। 10 times or 10 crores whichever is higher। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 447 आप देखोगे ये फ्रॉड का ही पूरा का पूरा सेक्शन है, ये फ्रॉड के साथ डील करता है। जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फ्रॉड के अंदर कल्प्रिट बनते हैं या डिफॉल्टी बनते हैं तो वो सेक्शन 447 के अंडर ही उन्हें पनिश किया जाता है। ऑफ कोर्स शेयर सर्टिफिकेट जो है वो मेंटेन करने हैं आपने अच्छी तरीके से। रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, अब अगर हम डिपॉजिटरी की बात करें, वहां पे जो रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के पास है वो प्राइमा फेशी एविडेंस है। अब ये आता है डीमैट के केस में कि अगर रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी है तो वो किस तरीके से करना है। ये रेपिटेशन है अभी जो हमने पढ़ा कि इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट टू डिफ्रॉड, तो क्या होगा, कंपनी की पनिशमेंट है 5 times the face value which may extend to 10 times or 10 crores whichever is higher। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट की है अंडर 447। तो इस तरीके से एक बार एक नोट सा बना लिया करो ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, तो क्या क्या टाइम लिमिट है वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कैसे है, विद इन 2 months इफ इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ठीक है, अगर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम को आप अलॉट कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो 2 months ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाने चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट्स चले जाने चाहिए। अगर अलॉटमेंट के अंदर हो रहे हैं एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, देन 2 months के अंदर ये भी हो जाना चाहिए। मूविंग फर्दर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month अगर जो शेयर्स हैं वो इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में 1 month एंड 6 months अगर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है। तो ये 4 जो चीजें हैं या 4 जो टॉपिक्स हैं वो आपने ध्यान से याद रखने हैं। फर्दर सिग्निफिकेंस, देखो सिग्निफिकेंस तो इसकी है, बेसिकली ये प्राइमा फेशी एविडेंस है, इसे ट्रू एंड फेयर माना जाता है। अगर किसी का नाम इसके ऊपर है और वो लेके आता है तो इसे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह डेफिनेटली जो है माना जाता है। ठीक है, आगे चल के आपको उसे प्रूव करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं है कि हम इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, नहीं, इट होल्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू। डैमेजेस अगेंस्ट द कंपनी एंड डायरेक्टर्स फॉर रॉन्ग सर्टिफिकेट्स, तो
a person acting on share certificate issued by the company, he may recover the compensation अगर कंपनी डिनाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कंपनी कहती है तो शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है, बाद में ये प्रूफ होता है कि हाँ भाई ये शेयर सर्टिफिकेट है, कंपनी का ये, तो उस केस में कंपनी को और डायरेक्टर्स को डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं. स्प्लिट सर्टिफिकेट होता है सेपरेट. स्प्लिट मींस सेपरेट. अगर शेयर होल्डर कहता है कि कुछ पोर्शन के लिए मुझे सेपरेट सर्टिफिकेट दे दो, कुछ पोर्शन के लिए मुझे अलग सर्टिफिकेट दे दो, तो दैट इज कॉल्ड अ स्प्लिट सर्टिफिकेट. देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर दैट एवरी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर वो SH1 में आता है और रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट आता है SH2 में. सो वेदर शेयर सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन, ये देखना भी जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है. तो इट विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 44. शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो आप मानोगे शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल होती है. सेक्शन 46 प्रोवाइड्स दैट शेयर्स certificate under common seal specifying any share held by member shall be prima facie evidence, yes, coming into force that it is no more. फिर वो sign आ गए. So they are movable property, transferable in any manner in the articles of the company, and share certificates are certificates of title and are movable property. They're not publications. The answer to this is no. Official publication वैसे होती क्या? Official publication होती है balance sheet, prospectus, profit and loss account, notice, advertisement. जो share certificate है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है, राइट? इट इज नॉट एन ऑफिशियल पब्लिकेशन. अब ये बारी आती है इसका लीगल इफेक्ट क्या है. तो लीगल इफेक्ट ये है, शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड बाइंड्स इट इन टू वेज, राइट? फर्स्ट इज by estoppel of title and by estoppel of payment. By estoppel as to title means a share certificate once issued binds the company in two ways. First place, it's a declaration by the company to the entire world that the person whose name is in the certificate जो है ये शेयर होल्डर, एक तरीके से कंपनी सबको बता रही है पूरी दुनिया को कि ये जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे ये जो है ओनर है, ये शेयर होल्डर है, राइट? Secondly, as to payment, if the certificate states that on each of the shares full amount has been paid, company is estopped as against a bona fide purchaser from alleging that they are not full. अगर उसके ऊपर लिखा है कि फुल्ली पेड है तो वो फुल्ली पेड है, कंपनी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती. तो जब शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू हो जाते हैं लीगली, वो कंपनी को दो तरीके से बाउंड कर लेते हैं. एक तो टाइटल का कि भाई आप जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे है वो शेयर होल्डर है, ये कंपनी डिक्लेयर कर रही है. और दूसरी चीज पेमेंट का, अगर शेयर सर्टिफिकेट कह रहा है कि इस पर्सन ने सारा जो पैसा है वो पे कर दिया है, कॉल अमाउंट पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पे कर दी है, कंपनी उसे एलिज नहीं कर सकती कि भैया आपने पे नहीं किया. पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रॉन्ग. अगर कोई ये दिखाता है, फॉर एग्जांपल किसी को पर्सोनेट करना मतलब प्रिटेंड करना, ठीक है, मतलब कोई और, मैं कोई और बन के प्रिटेंड करूं फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, इस तरीके से अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है, किसी की कॉपी करने की कोशिश करता है, किसी को पर्सोनेट करने की कोशिश करता है, कुछ और बन के कोई फायदा लेने की कोशिश करता है शेयर्स से, एंड देयर बाय ऑब्टेन्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन एनी सिक्योरिटी, वो लेने की कोशिश करता है, या receives or attempt to receive any money, उस केस में क्या होगा? He shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years with fine, and with fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 lakhs. So impersonation वैसे भी एक बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है, सीरियस क्राइम माना जाता है इफ वी टॉक इन जनरल टर्म्स ऑल्सो. तो इन दो सिनेरियोज में अगर पर्सोनेशन के थ्रू ऑब्टेन कर लेता है कोई सिक्योरिटी या कोई पैसा ऑब्टेन कर लेता है तो ये उसकी पनिशमेंट है. फर्स्ट पहली बात है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 year which may extend to 3 years, एंड फाइन, प्लस फाइन भी होगा, एंड imprisonment and fine which shall not be less than 1 lakh and which may extend to 5 lakhs. Then coming to the issue of securities, अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ, राइट, वो भी लाइक दे आर डिफरेंशियल एज टू डिविडेंड और वोटिंग राइट्स. रूल 3 स्टेट्स दैट द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, ये जो रूल्स है ना कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर्स रूल्स 2014, ये अप्लाई करते हैं ऑल द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी, ऑल द प्राइवेट कंपनीज को भी, एंड लिस्टेड कंपनीज एज सो फार एज दे डू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट और कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर रेगुलेशन. तो ये सब चीजों पे ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई करते हैं. These are the important things that you should know, that एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर्स हैं, राइट, इनटू डिफरेंशियल राइट्स एंड वाइस वर्सा, उनकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, सॉरी, आप उन्हें डिफरेंशियल में कन्वर्ट करो या डिफरेंशियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल. बोर्ड्स रिपोर्ट में सारा डिस्क्लोजर होना चाहिए. राइट्स ऑफ होल्डर्स, राइट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं. ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट में सिर्फ जो राइट डिफरेंट है, ठीक है, बेसिकली जिसमें फर्क है, जहां पे डिविडेंड में कोई फर्क दिखाया गया है या
या वोटिंग राइट में, उसे छोड़ के बाकी सारे राइट्स जो है वो सेम ही रहते हैं, राइट। देन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट नॉर्मली इट इज 20 years, राइट। नॉर्मली जो है वो 20 years रहता है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इट इज 30 years। तो ये 20 years है नॉर्मली, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम हो जाने चाहिए 20 years में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात आती है तो ये जो नंबर है वो 30 years तक पहुंच जाता है, राइट। देन कमिंग टू फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल किस किस तरीके से हो सकता है? पहली बात है होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसे हम कहते हैं राइट इशू, यानी कि ऑलरेडी जिनके पास शेयर्स हैं उन्हें शेयर्स इशू करना, वो आता है राइट इशू। दूसरा एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को कंपनी इशू करती है उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। और तीसरा एनी अदर पर्सन, किसी और को करते हैं तो वो होता है प्रेफरेंशियल बेसिस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पर्संस हु एट द डेट ऑफ द ऑफर आर द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिनके पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स हैं, उन्हें कुछ प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स देना, ठीक है, 1/5 ऑफ शेयर्स, 2/5 ऑफ शेयर्स देना, उन्हें हम कहते हैं राइट इशू। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ओवर एंड अबव ऑफर करने शेयर्स के, आपको हम पहला मौका देते हैं बेसिकली कि अगर आप लेना चाहते हो शेयर्स तो आप ले सकते हो, तो वो होता है राइट इशू, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। दूसरा आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो है वो उन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी में ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू भी पास किए जा सकते हैं। एनी पर्सन, ये है कि अब अगर ए और बी में फॉल नहीं कर रहे तो फिर ये बाहर के किसी को करना है तो उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस। इट इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन आइदर फॉर कैश और फॉर अ कंसिडरेशन एट द प्राइस ऑफ सच शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यू करता है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी। फर्दर इशू, देखो नॉर्मली क्या होता है, फर्दर इशू में पहला जो चांस है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कि भाई ये हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, क्योंकि अगर हम पहले ही बाहर वालों को दे देंगे तो जो हमारा अर्निंग पर शेयर है या उनका जो वोटिंग राइट है, उनका जो शेयर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इससे अच्छा पहले आप उनको मौका दो, उन्हें ऑफर करो कि हम आपको देते हैं। इफ यू वांट टू परचेज इट, क्योंकि राइट इशू जो होता है वो परचेज करना होता है, बोनस इशू फ्री होता है। राइट इशू में एक तरीके से खरीदने होते हैं शेयर्स, तो उन्हें पहला मौका दिया जाता है कि आप खरीद दो, ताकि अल्टीमेटली ये ना हो कि वो बाहर वालों को दे दे और उनका जो वोटिंग राइट है, उनका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है कंपनी में वो डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कुछ रीजंस होते हैं इसकी वजह से एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, और फिर अगर इन दोनों को नहीं दिया या जो बच गए वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे चले जाएंगे, राइट। कुछ कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, टाइम लिमिट करना पड़ता है, नॉट लेस देन 15 डेज और लेसर, ठीक है। इतने टाइम में जो है, ये 15 डेज नहीं है, ये 7 डेज है, राइट। ये यहाँ पे एक्ट में दिया है, बट एज पर द I would say as per the rules, तो रूल्स ही प्रिवेल होंगे बिकॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये 7 डेज है, नॉट लेस देन 7 डेज का ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इट इज नॉट लेस देन 7 डेज फ्रॉम द ऑफर, तो 7 डेज का टाइम आपको देना पड़ेगा। मूविंग अहेड, नॉट मूविंग टू 30 डेज, तो 7 to 30 डेज है एक्चुअली जो टाइम है, विच शैल बी मेड शैल नॉट बी लेस देन 7 डेज। ये इधर इन्होंने साइड में देके रखा हुआ है, राइट। तो 7 to 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो आपने कंसिडर करना है। ऑफर में राइट ऑफ रिनाउंसिएशन भी रहता है कि वो फर्दर उसे पास ओवर भी कर सकते हैं, किसी और को भी बेच सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अर्लियर इंटीमेशन जो है फ्रॉम द पर्संस टू हुम सच नोटिस इज गिवन, ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द ऑफर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ये याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बचे हुए शेयर्स को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है कि उनके लिए कोई भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है। मूविंग अहेड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बेसिकली जो ऑप्शंस दिए जाते हैं डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को या एम्प्लॉइज को ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग, इफ एनी, व्हिच गिव्स द डायरेक्टर्स राइट बेनिफिट और राइट टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि फ्यूचर डेट में वो कभी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो है इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एंड इट हैज टू बी अप्रूव्ड by the shareholders of the company by passing a special resolution। अगर ESOP इशू करने हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी का लेना बहुत जरूरी है। जहां पे अभी एम्प्लॉय कौन है? हर जगह पे एम्प्लॉय आप देखते हो, एम्प्लॉय वो है, पहली बात है परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, वो एम्प्लॉय जो परमानेंट है, चाहे वो इंडिया में काम करे चाहे वो आउटसाइड इंडिया काम करे, लेकिन वो परमानेंट है। सेकेंडली डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है बट नॉट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ESOP
के लिए वो नहीं होता, बिकॉज उसकी जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम टू हिज रेम्युनरेशन, या थोड़ा बहुत जो अलाउ करता है सेक्शन 149। अदर देन दैट उसका कोई भी मॉनेटरी जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी में नहीं रहता। थर्ड इज द एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन ए और बी ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये सेम परमानेंट एम्प्लॉय सब्सिडरी का भी, डायरेक्टर सब्सिडरी का भी, लेकिन एक्सक्लूडिंग एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, उसे नहीं देने, और अ डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% शेयर्स होल्ड करता है, उसे भी ईसॉप्स नहीं देने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईसॉप्स किससे दिए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स। तो ये एक्चुअली एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? पहली बात तो परमानेंट एम्प्लॉय है, इंडिया में रहे, बाहर है, ठीक है, वही सेम सब्सिडरी के लिए। दूसरी बात है डायरेक्टर है, होल टाइम हो या कोई और हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। थर्डली, अगर सब्सिडरी की हम बात करते हैं तो सब्सिडरी में प्रमोटर को नहीं देना, वो एम्प्लॉय जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से एसोसिएटेड है, या फिर जो डायरेक्टर खुद या किसी के साथ मिलकर 10% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, उसे नहीं देना। इस केस में ये जो क्लॉजेस हैं 1 और 2 ये भी अलाउड है, ये अलाउड है। ये जो कंडीशंस है ये 10 साल तक स्टार्टअप कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होंगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक स्टार्टअप कंपनी पहले 10 साल तक अपने ईसॉप्स किसी भी इंप्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है या फिर जो डायरेक्टर जिसने 10% इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हैं वो रिलेटेड, उन्हें दे सकता है ईसॉप। तो ये जो स्टार्टअप कंपनी है यहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में देनी है। Now moving ahead to free pricing in conformity with accounting policies। तो कंपनी जो के यानी कि जो ऑप्शंस ग्रांट करते हैं अपनी एम्प्लॉइज को, ईसॉप्स, उनके पास पूरा फ्रीडम होता है टू एक्सरसाइज द प्राइस इन कॉन्फॉर्मिटी विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज। उन्हीं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो रूल 12(4) स्टेट्स दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ सेपरेट रेजोल्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड। ये जो अप्रूवल चाहिए ना हमें शेयर होल्डर्स का, वो सेपरेट रेजोल्यूशन के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। जहां ग्रांट ऑफ ऑप्शन है टू एम्प्लॉइज, अगर वो सब्सिडरी कंपनी को दे रहे हैं या होल्डिंग कंपनी को दे रहे हैं। सेकेंडली, अगर जो ग्रांट ऑफ ऑप्शन है आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज को हो रहा है एंड जो ग्रांट हो रहा है दैट इज 1% और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल, उस केस में, इन दोनों केसेस में सेपरेट रेजोल्यूशन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टर्म्स को वेरी करते हो यानी कि डिफर करते हो या चेंज करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। मिनिमम 1 ईयर ऑफ वेस्टिंग पीरियड जो है वो अलाउ किया जाता है, 1 ईयर ऑफ वेस्टिंग पीरियड दिया जाएगा। कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड जो ईसॉप में होता है वहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, कंपनी अपने हिसाब से कंपनी जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है। नो राइट ऑफ डिविडेंड टिल द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जब तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता, सी कोई भी डिविडेंड का राइट नहीं आएगा। एंड फॉर फीचर और रिफंड, रूल 12(7) states that the amount, if any, payable by the employees at the time of grant of option, it may be forfeited by the company if option is not exercised। अगर नहीं है तो कंपनी उसे forfeit कर सकती है या अमाउंट रिफंड भी कर सकती है। देखो, इट इज कंप्लीटली ऑन द कंपनी। पहली बात है forfeit है, रख लेगी अपने पास। दूसरी बात है रिफंड करेगी अगर जो नॉन फुलफिलमेंट है वो वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन से रिलेटेड है। कोई भी कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो पाई, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ वेस्टिंग पीरियड, उस टाइम पे वो रिफंड भी कर सकती है। कंडीशंस ये है, ऑप्शन जो है वो ट्रांसफरेबल बिल्कुल नहीं होता। इट्स नॉट लाइक अदर शेयर कैपिटल के किसी को भी ट्रांसफर कर दो, नहीं, ऑप्शंस आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑप्शन जो है वो प्लेज नहीं हो सकता, हाइपोथिकेट नहीं हो सकता, मॉर्गेज नहीं हो सकता, एनकम्बर्ड या लाइनेड। ये जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं उन सबके साथ हम ये चीजें कर सकते हैं। हम उन्हें ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हम उन्हें प्लेज कर सकते हैं, हाइपोथिकेट कर सकते हैं। ऑप्शंस को हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। एंड थर्डली, नो पर्सन अदर दैन एम्प्लॉइज टू whom the option is granted shall be entitled to access। सिर्फ वो एम्प्लॉय ही उसे एक्सरसाइज कर सकता है। डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज हु वर ग्रांटेड ऑप्शन, तो उस केस में क्या होता है, लाइक इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय while in employment, all the options granted to him till such date shall vest in the legal heirs or nominees of the deceased employee। so जो भी legal heirs रह जाएंगे या nominees होंगे उनके पास वो options चले जाएंगे। बोर्ड्स रिपोर्ट में से डिस्क्लोज करना है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर जो है वो SS6 में रखना है। एंड लिस्टेड कंपनीज हैज टू कंप्लाई विद द सेबी गाइडलाइंस, राइट। सो ये जो SH वाला पूरा फॉर्म का चार्ट है that I will give on Telegram, right? जैसे ये वीडियो आएगी आपको वहां पे मिल जाएगा। So make sure you join my Telegram channel. The link is in the description box below। आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसमें ये जो चार्ट है, SH वाला चार्ट है, वो मैं डाल दूंगी ताकि आप
उसे इजिली देख पाओ एंड लर्न कर पाओ। एंड आई ऑलवेज से पहले फॉर्म्स लर्न करना, फॉर्म नंबर्स लर्न करना, फिर यहाँ आना तो आपको काफी इजी रहेगा, आपको बार बार याद करने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। फिर बारी आती है प्रेफरेंशियल ऑफर की। प्रेफरेंशियल ऑफर बाय अ कंपनी टू एनी सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस प्रेफरेंशियल बेसिस पे करना, लेकिन ये राइट इशू, ईसॉप वगैरह को छोड़ के इनके अलावा है, राइट। अगर ये अनलिमिटेड कंपनी करती है तो डेफिनेटली उन्हें रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो तो रूल्स के साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दे से दैट दे आर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द अंडर मेंशन रिक्वायरमेंट्स की जो इशू है वो ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहे हैं तभी आपने करना है। ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑथराइज करें। व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद रिगार्ड टू द मैटर, हेंस द कंपनी शैल मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स जो है वो कंपनी को करने पड़ेंगे, जैसे कि इशू का ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो डिस्क्लोजर्स हैं ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में करेंगे। तो जब मैं पार्ट बी रिवाइज कराऊंगी या जब आपने पार्ट बी किया होगा तो आपको पता होगा कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जहां पे हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, या जो बिजनेसेस में आपको बताना पड़ता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है बेसिकली आपके रेजोल्यूशन को। तो वैसे ही यहाँ पे जो बिजनेस है, यहाँ पे जो बिजनेस जाएगा उसमें रिकॉर्ड होके जाएगा, वहां पे आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेसिकली हम वो सारी चीजें बताते हैं जो कि रिलेटेड होती है, जो कि शेयर होल्डर्स को जाननी चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, प्राइस क्या है, किस बेसिस पे आपने प्राइस डिसाइड किया, रेलेवेंट डेट क्या है, क्लास या क्लासेस ऑफ पर्संस क्या है, इंटेंशन क्या है, प्री इशू पोस्ट इशू, ये सारी चीजें जो है आपने डिस्कस करनी है। सो दीज आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, राइट। मूविंग फर्दर, जो अलॉटमेंट है जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे होता है वो 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 मंथ्स में उसे। और अगर वो 12 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पहली बात, हम यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा रहे थे प्रेफरेंशियल ऑफर में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ये जो अलॉटमेंट है वो कंप्लीट करवानी। अगर नहीं हुई तो क्या, तो आपको दोबारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और फिर उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो ये अलॉटमेंट है वो कंप्लीट करवानी पड़ेगी। तो ये दो चीजें हैं जिसके आपने ध्यान रखना है कि अगर कितने टाइम में प्रेफरेंशियल बेसिस में अलॉटमेंट हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। जैसे another special resolution shall be passed for the company to complete the allotment। तो ये चीजें जो है आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है और याद रखनी है, राइट। फर्दर ये है प्राइजेस जो है प्रेफरेंशियल, वो कैश में करो या कंसिडरेशन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस विद एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर एंड गेट इक्विटी। अगर कन्वर्टेबल है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आगे चल के वो कैसे कन्वर्ट होंगी, किस प्राइस पे कन्वर्ट होंगी, वो सारी चीजें। अब फर्दर उन्होंने बोला द प्राइस ऑफ रिजल्टेंट शेयर्स वो कैसे निकलेंगे। दे से आइदर अपफ्रंट एट द टाइम व्हेन ऑफर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, आप तभी डिसाइड कर लो, अपफ्रंट उसी वक्त डिसाइड कर लो कि आगे जाके जब ये चेंज होगा तब ये प्राइस क्या होगा, और एट द टाइम which shall be not earlier than 30 days to the date when the holder of convertible shares becomes entitled on the basis of valuation report and not earlier than 60 days when the holder becomes entitled to apply। तो so this point states कि अगर upfront नहीं हुआ है तो फिर जब वो entitled हुआ अप्लाई करने के, उसके not earlier than 30 days आपने डिसाइड करना है on the basis of valuation report which has been taken not earlier than 60 days when he was entitled to apply। तो ये दो नंबर्स जो है आपने याद रखने हैं, राइट। Further ये है where shares or other securities are to be allotted for consideration other than cash, जो valuation है वो registered valuer ही जो है determine करेगा, and where preferential offer is made on non cash consideration। For example, अगर वो non cash consideration पे हो रहा है तो फिर उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। दो तरीके, पहली बात ये नॉन कैश कंसिडरेशन को आप डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट बना लो, इट शैल बी कैरिड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे डेप्रिशिएबल एसेट बना लो या अमोर्टाइजेबल एसेट बना लो जो टाइम टू टाइम अमोर्टाइज हो रहा है। डेप्रिसिएशन में भी यही होता है, वो टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होता रहता है, या फिर जहां पे ये फर्स्ट क्लॉज अप्लाई नहीं होता देन इट शैल बी एक्सपेंस्ड एज प्रोवाइडेड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है वैसे उसे रिकॉर्ड करो, बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैलेंस शीट, तभी आगे चल के जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर बनती है। इसीलिए ये जो पोर्शन है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे जो पॉइंट्स है आपने ध्यान में रखने हैं।
देन कम्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है सिलेक्टिवली किसी को शेयर्स देने, राइट. सिलेक्टिवली कि ये जो मतलब पब्लिक ऑफर नहीं है. पब्लिक ऑफर क्या होता है कि ओपनली है, कोई भी अप्लाई कर सकता है. लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट मींस जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही ऑफर दिया जाता है या इनवाइट किया जाता है कि आप ही इन शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट offer come application which satisfy the condition. तो ये क्या चीज है? They say a company making private placement shall issue a private placement offer and application in such form and manner as may be prescribed to identified persons जिनके names and addresses जो है वो recorded है. And private placement offer and application shall not carry any right of renunciation. जो right issue में हमने बोला था ना कि right of renunciation होता है, वो private placement के केस में नहीं होता. Maximum number of persons to whom offer can be made. तो ये जो है they normally say that it has been identified to only to select, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ, अगर आपको ओपनली बहुत सारे लोग चाहिए तो पब्लिक ऑफर करो. जब आप सिलेक्टेड ग्रुप की बात करते हो तो whose number shall not exceed 50 और such higher number as may be prescribed, और रूल्स में ये 200 प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट. एक्ट में तो 50 दिया हुआ है लेकिन हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो रूल्स में जो है ये 200 प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम 200 को ही कंसिडर करेंगे. बट एक्सक्लूडिंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद ये नंबर जो है ये 200 होना चाहिए. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. सो द मैक्सिमम नंबर इज 200 एक्सक्लूडिंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. अप्लाइंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. हेंस पेमेंट्स या तो चेक से करो या डीडी से करो या अदर बैंकिंग चैनल से करो, लेकिन कैश से पेमेंट नहीं करनी. प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने कैश से पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी. दिस इज इंपॉर्टेंट. टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट, तो आपने कब अलॉट करने या रिफंड करनी है सिक्योरिटीज, इस चीज का आपने ध्यान देना है. अगर हम इसकी बात करें तो अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज. जैसे ही आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई, आपने 60 डेज के अंदर अंदर जो है अलॉटमेंट कर देनी है. अगर आप अलॉटमेंट नहीं करते हो तो आपने नेक्स्ट 15 डेज, जहां पे 60 डेज फिनिश हुए उसके नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुई, आपने रिफंड कर देना है. अगर आप रिफंड नहीं, रीपे नहीं करते हो तो फिर आपके अमाउंट के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन मजेदार बात यह है कि ये इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 60th डे से ही. हम आपको ये 15 डेज का एक्सक्लूजन पीरियड नहीं देंगे. इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर एक कंपनी ऑफर कर रही है या इनविटेशन कर रही है, उसने 60 डेज में जो सिक्योरिटीज है वो अलॉट कर देनी है. जब आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई, उसके एप्लीकेशन मनी मिलते ही 60 डेज में आपने जो सिक्योरिटीज है उन्हें अलॉट कर देना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. अगर कंपनी नहीं अलॉट कर पाती तो नेक्स्ट 15 डेज में आप वो मनी जो है रिफंड कर दो. ठीक है, अगर आप नहीं अलॉट कर पा रहे हो तो आप वो मनी रिफंड कर दो. लेकिन अगर वो रिफंड भी नहीं करती है तो फिर लगेगा 12% एडिशनल इंटरेस्ट. लेकिन वो जो इंटरेस्ट है ना वो 60th डे से लगेगा, ना कि 75th डे से. ठीक है, 60 प्लस 15 75th होते हैं, तो 75th डे से नहीं लगेगा. इस चीज का ध्यान रखना. वो इंटरेस्ट जो है वो 60th डे से लगना शुरू हो जाएगा. तो आफ्टर दिस दे से दैट सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी है. जो भी सब्सक्रिप्शन मनी आती है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी है और उन्हें सिर्फ 2 ही पर्पसेस के लिए यूज करना है. जैसे दे शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन, सिर्फ 2 चीजों के लिए यूटिलाइज होगी. फर्स्ट फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप उसे यूज कर सकते हो. और फॉर रीपेमेंट ऑफ मनीज, अगर बाई चांस आपने अलॉटमेंट नहीं की तो जो मनी रीपे करनी है उसमें आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि बाद में कंपनी ये ना कहे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है. तो सिर्फ ये 2 चीजों के लिए ही सब्सक्रिप्शन मनी यूज की जा सकती है. ऑफर टू बी मेड स्पेसिफिकली, ऑफ कोर्स नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, यूटिलाइज एनी मीडिया, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. देखो अगेन ये सारी चीजें यूज होती है जब पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो. अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो इस सब पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है, अगेन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपने फाइल करनी है विद इन 15 डेज. इस चीज का ध्यान रखना है. 15 डेज में इस केस में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपने रजिस्ट्रार के पास जो है फाइल करनी है. एंड वेयर अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन दिस मतलब रिटर्न, तो जो पेनल्टी है प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स की 1000 ईच डे
ड्यूरिंग सच बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज, इस चीज का आपने ध्यान देना। तो पेनल्टीज का तो स्पेशल ध्यान दो। इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट्स मनीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन के अगेंस्ट जाती है, द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड to the amount raised, जितना amount raise हुआ, or 2 crore whichever is lower, and the company shall also refund all the monies with interest within 30 days of the order imposed. So private placement में ये punishment भी काफी ज्यादा severe है कि amount raise या 2 करोड़ जो भी कम है उसके हिसाब से आपने करना है। देन मूविंग अहेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट में रूल क्या कहता है, दिस इज स्पेशल रेजोल्यूशन बाय ऑफ शेयर होल्डर्स। बिल्कुल प्राइवेट प्लेसमेंट है तो शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस टू हुम ऑफर कैन बी मेड, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो मैक्सिमम नंबर है वो है 200, राइट। 200 से ज्यादा आपने नहीं करना है। फर्दर दे से दैट सब रूल 7 ऑफ सब रूल 2, राइट, शैल नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज पे अप्लाई नहीं होगा और एचएफसीज पे अप्लाई नहीं होगा। सो इफ दे आर कंप्लाइंग विद regulations by RBI or National Housing Bank in respect of offer or invitation, तो उस केस में ये चीजें जो है, ये जो नंबर है ये अप्लाई नहीं होगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट कम, दिस इज PAS4। PAS4 ये लर्न कर लेना। रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट आपने रखना है PAS5 में। पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज, बिल्कुल बिल्कुल ये रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट से जो भी सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपने ही बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट करे। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो PAS3 में होगी विद इन 15 डेज। 15 डेज है जो डिफरेंट है। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बिल्कुल जो है MGT 14 में स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना ही करना है। देन कम्स बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, राइट। इट्स बेसिकली कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो उसे कैपिटलाइज करना है तो बोनस शेयर्स आ जाते हैं। एडवांटेजेस के क्या है, फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड, फंड फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वैल्यू कम्स डाउन, मार्केट वैल्यू ऑफ मेंबर शेयर होल्डिंग इंक्रीजेस। बोनस शेयर इज नॉट एन इनकम, तो ये टैक्सेबल भी नहीं होती। एंड पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज जाता है। तो ये सारे फायदे होते हैं। सोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इशू करने कहां से, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो बोनस शेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में इशू कहां से करने हैं। सो दे कैन बी इशूड इन एनी मैनर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड CRR अकाउंट। फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, प्लस CRR अकाउंट से कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, जो रिजर्व क्रिएट होते हैं ना रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स से, उन्हें यूज नहीं करना। बोनस शेयर्स के लिए जो रीवैल्यूएशन, वैसे भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो रहते हैं वो काफी कम जगह पे यूज किए जाते हैं, तो वो जो रिजर्व्स रहते हैं वो आपने यूटिलाइज नहीं करने। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू, क्या क्या कंडीशन है। ऑथराइजेशन होनी चाहिए आर्टिकल्स की, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड होना चाहिए, एंड इट हैज नॉट डिफॉल्टेड एनी इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, वहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी एम्प्लॉइज ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी ऑन द, उन पे भी बोनस शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। तो इन किन चीजों का आपने ध्यान देना है कि फर्स्टली वो ऑथराइज होने चाहिए आर्टिकल्स के थ्रू, एंड देन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड होना चाहिए। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज को। अगर आप इन्हें पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बोनस शेयर्स के पैसे कहां से आ रहे हैं, बेसिकली दिस इज हाउ इट लाइज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर्स को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि अगर डिविडेंड नहीं दिया तो उसकी जगह पे हमने बोनस शेयर्स दे दी, बिल्कुल नहीं। डिविडेंड अलग चीज है, बोनस शेयर्स अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बिल्कुल ध्यान में देनी है, दैट जो आपने बिल्कुल ध्यान में देनी है, जो बोनस शेयर्स हैं वो डिविडेंड के ल्यू में इशू नहीं किए जाते। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस। मूविंग फर्दर टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये भी डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property right or value additions। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अभी हमने ESOPs पढ़े थे और अब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ रहे हैं, वो भी डायरेक्टर्स को एम्प्लॉइज को देने हैं, ये भी डायरेक्टर्स को एम्प्लॉइज को देने हैं, तो फर्क क्या है, राइट। तो जो ESOPs रहते हैं वो हम देते हैं कि आप प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, फ्यूचर डेट के ऊपर कभी भी खरीद सकते हो, ये हमने पढ़ा था ESOP में। स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स ये कहते हैं कि ये प्रोवाइड किए जाते हैं, पहली बार डिस्काउंट पे किए जा सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, उसका एक एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं या अदर
देन कैश में प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ प्रोवाइड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, उन सब चीजों के लिए जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और इसमें भी जो एम्प्लॉइज का वो जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट ऑफ द प्रोमोटर वाले जो 2 पॉइंट्स है वो छोड़ के बाकी सारा सेम है जो हमने ईसॉप में पढ़ा था। तो यहाँ वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, या इंटेलेक्चुअल यानी कि कोई चीज कोई बेनिफिट देना, ठीक है, अपनी किसी नॉलेज से, अपनी किसी एक्सपर्टीज से कंपनी को कोई बेनिफिट देना, इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इन एम्प्लॉइज को या फिर इन डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। कंडीशंस क्या है इसमें, डेफिनेटली जो जनरल मीटिंग में ऑथराइज होने चाहिए, फॉलोइंग शुड बी क्लियरली, या कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या करंट मार्केट प्राइस है, क्या कंसिडरेशन रहेगी, कौन से क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वे शेयर्स आर लिस्टेड, वहां सेबी का ध्यान देना है। कंपनी whose shares are not so listed should issue sweat equity shares in compliance with rules. Holders of sweat equity shares to be ranked pari passu with other equity shareholders. Again, उनका जो स्टेटस है, राइट, वो इक्वल होना चाहिए। पारी पासु मींस इक्वल, उनके स्टेटस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनको जो राइट्स मिलती हैं, जो लिमिटेशंस मिलती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसे कि आप और दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हो। अब यहाँ पे आप जगह जगह पे देखोगे कि जहां स्पेशल रेजोल्यूशन की बात आती है वहां पे ना ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डाल देते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बहुत सारे बच्चे सोचेंगे आपको उसको लर्न नहीं करना, राइट, जस्ट गिव इट अ रीड। आपने 1-2 बार एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स रीड कर लिया, आपको समझ आ जाएगा, राइट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उसके बारे में हर एक टीनी टाइनी डिटेल है। फिर पहले प्राइस क्या था, बाद में प्राइस क्या था, फिर कंपनी को कैसे अफेक्ट हो रहा है, कंपनी क्यों कर रही है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या नंबर है, क्या प्राइसेस पे के ऊपर हो रहा है, प्राइस कैसे अचीव किया, वही सेम रेपिटेटिव चीजें हैं। आई वुड सजेस्ट यू 6 to 7 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एंड दैट टू वहां पे पेपर में आपको कोई भी आ जाएगा, आप लिख सकते हो, बिकॉज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज बेसिकली यू नीड टू टेल कि रेजोल्यूशन या बिजनेस में क्या बात हो रही है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको सिर्फ 1-2 बार रीड कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें देनी है। फिर वैलिडिटी क्या है ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये जो वैलिडिटी है स्वेट इक्विटी शेयर्स की, ये 12 मंथ्स तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया उसके बाद आप आराम से बैठे हो, आप इशू ही नहीं करो, नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन का एक वैलिडिटी पीरियड है। जब मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वो 12 मंथ्स तक ही वैलिड रहेगा, वो 12 मंथ्स तक ही वैलिड रहेगा। एंड ऑल्सो देयर इज अ लिमिट, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे ना लिमिट उन्होंने लगाई है। ऐसा नहीं है कि अब सारे जो शेयर्स है, मैक्सिमम शेयर्स वो डायरेक्टर्स को देके बैठ जाओ स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, नहीं। इसके ऊपर इन्होंने लिमिट लगाई है, which is for not more than 15% of the existing paid up share equity share capital in a year, or shares of the issue value of rupees 5 crores whichever is higher। या तो 15% of paid up share capital या 5 crore whichever is higher, ये इसका upper limit है जिसको आपने ध्यान देना है, जिसके लिए आपने देखना है। And the issuance of sweat equity shares in a company shall not exceed 25% of the paid up share capital of the company at any time। और किसी भी टाइम पे हम कैलकुलेट करें तो जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज एक्चुअली द थिंग्स दे आर टेलिंग, फर्स्टली कंपनी ने इशू नहीं करना मोर देन 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है। दोनों में से जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा कंपनी ने इशू नहीं करने स्वेट इक्विटी शेयर्स। और अगर कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं तो किसी भी टाइम पे आप उसे कैलकुलेट करो तो वो पेड अप शेयर कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें लॉकडाउन पीरियड भी दे रखा है 3 इयर्स का, इसको आपने याद रखना है। वैल्यूएशन एस्पेक्ट क्या है, वैल्यूएशन एस्पेक्ट ये कहता है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो वैल्यूड होने चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। अगर आईपी प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, या वैल्यू एडिशन सॉरी डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है, तो भी कैरिड आउट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा कि भाई किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन होगी। एंड इट स्टेट्स दैट अ कॉपी ऑफ जिस्ट अलोंग विद द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द वैल्यूएशन report shall be sent to the shareholders with the notice। और जब आप ये रेजोल्यूशन पास कराओगे उस टाइम पे जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट है, जो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, जो उसकी क्रिटिकल एलिमेंट्स है, वो भी साथ में भेजने हैं, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो एक बार देख लें कि आप किस बेसिस के ऊपर स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। देन फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, अगेन अभी हमने पढ़ा था नॉन कैश कंसिडरेशन वाली जो बात है, नॉन कैश कंसिडरेशन में भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपने रिकॉर्ड करना ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो
वही सेम चीज है, वही दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि या तो आप उसे डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट की तरह बना लो, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा तो जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से बना लो। स्वेट इक्विटी शेयर्स हमेशा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का हिस्सा होती है। अब आप देखो कि हम इंप्लॉइज की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, ठीक है, जो हम पार्ट बी में पढ़ते हैं इन सेक्शन 197 198 की किस तरीके से हम लिमिट लगा देते हैं उनके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे, इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा। तो क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स उस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट है? आंसर टू दिस इज यस। द इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू sweat equity shares are issued to any director or manager, and they are issued at consideration other than cash, which does not form any asset which can be carried to the balance sheet in accordance with this. So they state that it shall be treated as a part of managerial remuneration. Yeah, yes, yes, it is to be treated as a part of managerial remuneration. फिर बारी आती है sweat equity shares and compensation aspect से related। तो अगर तो sweat equity shares are not issued pursuant to acquisition of an asset, ठीक है, तो अगर वो issue होते हैं and accounting value उसकी क्या होगी, जो भी fair value by registered value shall be treated as a compensation to the employee। अगर they are issued pursuant to acquisition of an asset, कोई asset लिया है तो उस केस में जो भी valuation report balance sheet में जाएगी as per the accounting standards and such amount in excess of the value of asset as per the valuation report, वो बन जाएगी compensation। तो दोनों चीजों का ध्यान देना। अगर वो acquisition of asset में रिजल्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई acquisition of asset नहीं हो रहा है during that accounting period, तो क्या होगा, जो भी fair value of registered वैल्यूअर बता देगा वो हम कंपनसेशन की तरह ले लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर बता देगा वो हम कंपनसेशन की तरह समझ लेंगे। लेकिन अगर असेट है तो उसके ऊपर जो बैलेंस शीट में हम वैल्यू दे रहे हैं, अगर उसके एक्सेस में कोई वैल्यू है तो वो कंपनसेशन बन जाएगी। ऑफ कोर्स बोर्ड रिपोर्ट में सब कुछ डिस्क्लोज करना है और SH3 में इसका रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है। ये अगेन जो फॉर्म्स का पूरा चार्ट रहेगा उसको लर्न कर लो। देन कम्स ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, बायबैक एंड रिडक्शन। क्या हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट it should be authorized by the articles, alter its memorandum in general meeting। कैसे कैसे ऑल्टर किया जा सकता है? इंक्रीज करने के लिए ऑल्टर किया जा सकता है, बिल्कुल। कंसोलिडेट एंड डिवाइड हो सकता है, कन्वर्ट ऑल और फुल्ली पेड अप इनटू स्टॉक, या रिकन्वर्ट स्टॉक से बैक कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो, या फिर शेयर्स को आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाय बैक से हम स्टार्ट करते हैं। बाय बैक होता है जब कंपनी अपने शेयर्स वापस से परचेज कर लेती है, राइट, दैट इज कॉल्ड बाय बैक। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव मोड है। रिडक्शन इन कैपिटल में क्या होता है कि कोर्ट का अप्रूवल लो, NCLT का अप्रूवल लो, यहां पे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो जाती है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। एडिशनल एग्जिट रूट है ये शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, जहां पे अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शेयर्स अपने बेचने हैं, ठीक है, सडनली कंपनी से बाय बैक है, बोलेंगे ले लो ले लो ले लो, इट्स लाइक एन एडिशनल एग्जिट रूट, कि मुझे नहीं इनके कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक एनहांस हो जाता है, कंपनी के पास स्टेक ज्यादा आ जाता है, ठीक है, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। हो सकता है कि कोई प्लान कर रहा है आपकी कंपनी को टेक ओवर करने का, तो बाय बैक करने से आप उस चीज से बच सकते हो। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, वो उसके लिए। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन जब चल रही है, एंड टू सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली। इसमें 4 to 5 आप लर्न कर लो, दे कुड आस्क यू, ठीक है, कि बायबैक क्या होता है एंड बायबैक के क्या एडवांटेजेस रहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। मूविंग फर्दर टू सोर्सेज, अगेन आपने पीछे जाके सोचो, बोनस में हमने एडवांटेजेस देखे थे और सोर्सेज देखे थे, यहां पे भी हम वही देखेंगे। तो बायबैक भी फ्री रिजर्व्स plus securities free account plus proceeds of the issue of any shares or other specified securities, इन तीनों में से किसी के थ्रू भी हम जो है बायबैक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से फ्री रिजर्व्स है, लेकिन कोई भी अमाउंट जो कि अनरियलाइज्ड गेन है, नोशनल गेन है, या रीवैल्यूएशन, बेसिकली जो एक्चुअली में पैसा नहीं है, ठीक है, या फिर एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ असेट या लाइबिलिटी की वजह से जो चेंजेस हैं, ये दोनों चीजें हम फ्री रिजर्व्स में काउंट नहीं करते, तो इसमें से बायबैक नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली अगेन जैसे हमने बोनस शेयर में डिस्कस किया था कि रीवैल्यूएशन वाला बोनस शेयर में नहीं लेना, फ्री रिजर्व्स लेने हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेने हैं और CRR लेना है। इसमें हमने क्या क्या लेना है? फ्री रिजर्व्स लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेना है, एंड प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स या एनी अदर स्पेसिफाइड शेयर्स। सिर्फ फ्री रिजर्व में क्या क्या नहीं आएगा? अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन है, नोशनल गेन है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, या फिर कोई चेंज है, किसी असेट में
चेंज आता है, किसी लाइबिलिटी में चेंज आता है, वो सारी चीजें नहीं आनी। मूविंग फर्दर टू ऑथराइजेशन, बिल्कुल बाय बैक में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑथराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो वो फिर आप फर्दर स्पेशल रेजोल्यूशन से करवा सकते हो। क्वांटम, हाँ, क्वांटम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायबैक। Buyback, board of directors can approve up to 10% of total paid up equity capital एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इससे ज्यादा बायबैक नहीं होना चाहिए, ये बोर्ड अप्रूव कर सकती है। फर्दर शेयर होल्डर्स कितना अप्रूव कर सकते हैं? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। In respect of buyback, in any financial year, reserve of 25% shall be constituted। तो ये तीनों चीजें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सम्स आते हैं। ये तीनों चीजों का आपने ध्यान देना है क्वांटम ऑफ बायबैक में। पहली बात है बोर्ड कितना अप्रूव कर सकती है, शेयर होल्डर्स कितना अप्रूव कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में आप बायबैक कर रहे हो उस ईयर में आपने रिजर्व्स का कितना ध्यान रखना है। तो पहली चीज है बोर्ड 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स प्लस फ्री रिजर्व तक अप्रूवल दे सकती है। अगर इससे ज्यादा जाना है तो शेयर होल्डर्स 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक अप्रूवल दे सकते हैं। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, रिजर्व ऑफ 25% शैल बी कॉन्स्टिट्यूट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल। 25% का रिजर्व होना ही चाहिए। सो डू लेट मी नो अगर आपको इसके न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने हैं, सो आई कैन पोस्ट अ स्मॉल वीडियो ऑन 1 or 2 ऑफ द न्यूमेरिकल सम्स ऑफ बायबैक। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मूविंग फर्दर, बिल्कुल स्पेशल रेजोल्यूशन है एक्सप्लेनेटरी, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गई। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखना, अपने अकॉर्डिंग दिमाग से सोच के लिखना कि क्या क्या चीजें होंगी। ये सारी चीजें फिर वही चीजें जो रिपीटेडली वो पूछ रहे हैं। लेटर ऑफ ऑफर जरूर फाइल करना है बिफोर बायबैक। लेटर ऑफ ऑफर जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है इन SH8। डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर इमीडिएटली आपने डिस्पैच कर देना है आफ्टर फाइलिंग टू द रजिस्टर बट नॉट लेटर देन 21 days। पीरियड ऑफ ऑफर ऑफ बायबैक, दिस इज 15 to 30 days। ठीक है, 15 to 30 days। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो, इस चीज का ध्यान रखना है। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। यानी कि जो डेट्स हैं, जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स हैं, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके ट्वाइस से ज्यादा पोस्ट बायबैक आपके डेट्स नहीं होने चाहिए, राइट। ये चीज, यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डेट इक्विटी के ऊपर, तो आपने क्या करना है, पेड अप इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व्स को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर उतने सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स हैं, उससे कम है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है देन इट इज नॉट अ राइट इशू, राइट। सो ये चीज का ध्यान है, इट्स नॉट अ करेक्ट दिस बायबैक इशू। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आप देखो। देन शेयर सिक्योरिटीज बीइंग बायबैक, हाँ, ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जैसे हमने बोनस शेयर्स में देखा था, बोनस शेयर्स भी फुल्ली पेड अप पे ही मिलते हैं, बायबैक भी फुल्ली पेड अप पे ही होते हैं। टाइम गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी दो बायबैक के बीच में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल मेड, 1 year का गैप होना ही चाहिए। एंड वही जो 1 year है वो कंप्लीशन पीरियड होता है। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन भी 1 year ही है, राइट। टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन की 1 year में 1 year का गैप होना चाहिए और 1 year के अंदर एक बायबैक जो है आपने कंप्लीट करना है। मेथड ऑफ बायबैक 3 तरीके के होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ले लो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ओपन मार्केट से ले लो, या फिर बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, जो आपने स्टॉक ऑप्शन में, स्वेट इक्विटी में दिया, उनसे ले लो। तो ये 3 चीजें आती हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ले लो, ठीक है, या ओपन मार्केट से ले लो, या फिर एम्प्लॉय से लो जिन्हें आपने ऑप्शन या स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बायबैक करने से पहले ना आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ती है कंपनी को सेबी ROC में, जहां पे वो ये डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी जो है प्रॉपर सॉल्वेंट है और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कंपनी आगे चल के इंसॉल्वेंट हो जाएगी। SH9 में ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, दैट इज टू बी declaration of solvency that is to be signed by 2 directors, one of whom shall be the managing director, and verified by an affidavit to the effect that board of directors shall made a full inquiry कि जो affairs है वो बिल्कुल ठीक है और आगे चल के कंपनी जो है वो insolvent नहीं होगी। तो SH9 प्लस declaration of solvency देनी है, प्लस एफिडेविट देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि पूरी इंक्वायरी कर ली है एंड कंपनी जो है आगे चल के इंसॉल्वेंट नहीं होगी। एक्सटिंग्विशमेंट, हाँ, बायबैक करने के बाद यू हैव टू एक्सटिंग्विश बायबैक इट्स ओन शेयर्स। एक्सटिंग्विश करो, फिजिकली डिस्ट्रॉय करने हैं बेसिकली 7 days के अंदर। जिस दिन बायबैक कंप्लीट हो जाता है उस दिन शेयर्स जो फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट्स है, सिक्योरिटीज है, उन्हें 7 days के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना इज इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, तो जब कंपनी बायबैक कंप्लीट कर लेगी, इट शैल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स
including the allotment within a period of 6 months except by way of bonus shares or in discharge of subsisting obligations. So basically जो शेयर्स जो है, जो काइंड ऑफ शेयर्स है जिनका बायबैक किया है, उसे आपने 6 मंथ्स तक जो है उसे दोबारा से इशू नहीं करना, फर्दर इशू नहीं करना, एक्सेप्ट आप बोनस शेयर्स में इशू कर सकते हो, या फिर अगर कोई सबसिस्टिंग यानी पहले से पड़ी ऑब्लिगेशन है वहां पे आप कर सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो। अदर देन दैट आप उसे फर्दर इशू में यूज नहीं कर सकते। रजिस्टर ऑफ बायबैक जो है दैट इज SH10, नीड नॉट टेल यू SH10 है, राइट। रिटर्न ऑफ बायबैक, रिटर्न ऑफ बायबैक जो है वो SH12 है, राइट। दे से दैट state's return shall be filed along with fee. Then further certificate of SH15 signed by 2 directors including the managing director if any certifying that buyback has been made in compliance, वो भी फाइल करना पड़ता है। And next तो यानी कि SH11 जो कि रिटर्न है और उसके साथ SH15 जो कि एक सर्टिफिकेट है, ये दोनों ROC के पास फाइल करने पड़ते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट अगर आप डिफॉल्ट करते हो? तो पनिशमेंट क्या है? अगर लिस्टेड कंपनी है, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh but which may extend to 3 lakhs, and every officer who's in default shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh and which may extend to 3 lakh। यानी कि दोनों का सेम ही है, राइट। दोनों की पनिशमेंट सेम ही है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी एंड कंपनी की भी। 1 lakh which may extend to 3 lakhs। Transfer to an application of CRR, तो when a company purchases its own shares out of free reserves या security premium, उसका जो इक्वल सम है वो आपको CRR अकाउंट में डालना पड़ता है। कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में उतना ही पैसा जो है आपको डालना पड़ेगा, तो उतना इक्वल अमाउंट आप CRR अकाउंट में डालोगे। सर्कमस्टांसेस प्रोहिबिटिंग बायबैक, कब कब आप बायबैक नहीं कर सकते हो? नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली purchase its own shares or other specified shares through any subsidiary including its own subsidiary, through any investment company or group of investment company, और अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है कंपनी, डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया, राइट, आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया, रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया, डिविडेंड, अगर आप ये सारी चीजें नहीं दे पा रहे हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये चीजों का ध्यान देना, सब्सिडरी के थ्रू नहीं करना, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं करना, और अगर कोई डिफॉल्ट है तो उस टाइम पे भी नहीं करना। टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फर्स्ट all the things that you need to know is approval of by special resolution and confirmation by the tribunal। तो special resolution भी चाहिए और हमें confirmation भी चाहिए। so किस तरीके से हो सकता है? extinguish or reduce the liability of any of its shares in respect of share capital not paid up। जो paid up capital नहीं है हम उन्हें reduce कर सकते हैं, या तो उसे खत्म कर दो या reduce कर दो, either with or without extinguishing or reducing any of the shares। यानी कि you can cancel any paid up shares। एक तो ये तरीका है कि जो तो already paid up नहीं है उन्हें आप एक्सटिंग्विश कर दो या रिड्यूस कर दो। दूसरा मेथड ये है विद और विदाउट एक्सटिंग्विश, करो या नहीं करो, ऑन एनी शेयर्स कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट्स। जो कि लॉस्ट हो गए उन्हें आप कैंसिल कर दो, या फिर पे ऑफ एनी ऑफ द कैपिटल शेयर्स व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी, ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग इट। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम रिडक्शन कर सकते हैं। नोटिस बाय ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल क्या करता है? नोटिस देता है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन जैसे गई, ठीक है, एप्लीकेशन गई रिडक्शन की, तो जो ट्रिब्यूनल है वो फर्दर नोटिस एप्लीकेशन भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, लिस्टेड कंपनी में, क्रेडिटर्स को, और फिर वेट करेगा, ठीक है, वेट करेगा कि इनका कोई ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता है। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती सेंट्रल गवर्नमेंट से, रजिस्ट्रार से, सेबी से विद इन द सेड पीरियड, राइट, बेसिकली 3 months, बेसिकली 3 months के लिए वो वेट करेगा, और अगर 3 months तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, दैट मींस कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड देन द ट्रिब्यूनल विल कंफर्म द रिडक्शन। वही चीज है, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है कि सब कुछ ठीक है, हर क्रेडिटर का जो डेट है या क्लेम है आपने अच्छे से रिजॉल्व कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, कॉन्सेंट ले लिया, तो फिर रिडक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगी। नो सैंक्शन अनलेस, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो भी ऑर्डर होगा ट्रिब्यूनल का, वो ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन शैल बी पब्लिश बाय द कंपनी। जैसे भी ट्रिब्यूनल बोलेगी उसे कंपनी जो है वो पब्लिश करेगी। डिलीवर अ कॉपी ऑफ ऑर्डर, और यही ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार को भी भेजेगा, जिसमें वो बताएगा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर टू बी डिवाइडेड, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अमाउंट ऑफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पेड अप शेयर है, वो सारी चीजें आएंगी। नो लायबिलिटी ऑफ मेंबर, अगर बाय चांस कोई मेंबर ऑफ अ कंपनी है, ही शैल नॉट बी लायबल टू एनी कॉल और कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। यानी कि रिडक्शन के चक्कर में अगर उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया तो वो और पैसे नहीं देगा। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट
paid or reduced amount, right? So in that case, which is deemed to have been paid, now you think that yes, it has been deemed to have been paid, there is no liability of member. And under 447 there is punishment of fraud. In what cases? If any officer knowingly conceals the name of any creditor, जानबूझ के छुपा लिया या misrepresent किया the nature or amount of debt, या abets or is privy to such concealment, help किए concealment में या misrepresentation में, वैसे भी fraud के सारे जो पनिशमेंट्स है वो सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट में ही जाती है, राइट? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल को हम रिडक्शन नहीं लेते. डिमिनिशन ऑफ कैपिटल होता है कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट. अगर कोई इशूड कैपिटल का पार्ट है जो अनसब्सक्राइब्ड है, हम उसे डिमिनिश करते हैं, वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होता क्योंकि वैसे भी वो अनसब्सक्राइब्ड ही था, राइट? सो रिडक्शन बाय फॉलोइंग मेथड्स ऑल्सो डू नॉट नीड एनी. अब जब हमने बायबैक पढ़ा तो सबसे पहला उसका एडवांटेज क्या था कि अगर आप रिडक्शन के थ्रू जाओगे तो फिर आपको ट्रिब्यूनल का वो लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. बायबैक में आप डायरेक्टली कर सकते हो. इन द सेम वे देयर आर 3 थिंग्स इन विच रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी हो जाता है और जहां पे हमें ट्रिब्यूनल की सैंक्शन या अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती. पहला तो यही आ गया बायबैक जो हमने अभी पढ़ा. देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब आप उन्हें रिडीम करते हो तब भी तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें हमें ट्रिब्यूनल की सैंक्शन या परमिशन नहीं चाहिए. एंड द लास्ट वन इज परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय कंपनी ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि मेंबर के शेयर्स परचेज करने हैं तो उस केस में भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें हमें अप्रूवल चाहिए ट्रिब्यूनल का, उसकी जरूरत नहीं है. एंड इन द फॉलोइंग केसेस द डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट ट्रीटेड एज रिडक्शन. ये कौन से, बेसिकली इस पेज पे ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. वो कौन से केसेस हैं जहां पे डिमिनिशन होती है लेकिन हम उसे रिडक्शन नहीं मानते? वेयर द कंपनी कैंसल्स शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन. किसी ने लिए ही नहीं, वो उन्होंने कैंसिल कर दी तो वो तो डिमिनिशन ही हुई ना, वो रिडक्शन थोड़ी हुई. वेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, जहां हमने उन्हें रिडीम कर दिया. वेयर एनी शेयर्स आर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड सच फोरफीचर अमाउंट्स. अब अगर आप कॉल नहीं दे रहे हो, मतलब कर रहे हो, बेसिकली पे नहीं कर रहे हो कॉल्स, तो आफ्टर अ वाइल क्या होगा, शेयर्स जो है कंपनी फोरफीट कर लेगी. वो भी डिमिनिशन में आता है, रिडक्शन में नहीं आता. वेयर कंपनी बाइज बैक, जो हमने अभी देखा. वेयर रिडक्शन इज इफेक्टेड इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल. अगर ट्रिब्यूनल कहता है कोई कॉम्प्रोमाइज करो, कोई अरेंजमेंट करो, वहां पे तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रिब्यूनल ही बोल रहा है तो उसकी सैंक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. तो ये कुछ क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? व्हाट आर द केसेस और वेदर इट्स अ डिमिनिशन, वेदर इट्स अ रिडक्शन और डिमिनिशन इज ऑलवेज अ रिडक्शन. तो ऐसे सब चीजों के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए. ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. अगेन अब इसके आगे चलो, और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है जहां पे कंफर्मेशन जरूरत नहीं है. पहला है सरेंडर ऑफ शेयर्स. अगर कोई पर्सन सरेंडर कर देता है शेयर्स कंपनी को, उस केस में आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. द कंपनीज एक्ट कंटेन्स नो, अब क्या है ना, एक्चुअली कंपनीज एक्ट में सरेंडर ऑफ शेयर्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है. सरेंडर ऑफ शेयर्स इज वैलिड, ओनली वैलिड व्हेन आर्टिकल्स प्रोवाइड वेयर फॉरफीचर इज जस्टिफाइड और वेयर शेयर्स are surrendered in exchange of new shares of same nominal value. ठीक है? इन दोनों केसेस में अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो फिर इस केस में ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड सेकेंड इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स. अगर कंपनी जो है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स के चक्कर में शेयर्स को फोरफीट कर देती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोरफीचर? What is the effect? Simply the defaulting shareholder ceases to be a member. जिसके शेयर्स कंपनी ने रख लिया अब वो मेंबर नहीं रहेगा. He loses all the rights, all the interest. यही होता है फोरफीचर. बेसिकली जब कंपनी पैसे रख लेती है या वो शेयर्स फोरफीट कर लेती है, शेयर्स ही अपने पास वापस ले लिए, तो शेयर्स के साथ जो भी उसके राइट्स थे, जो भी उसके इंटरेस्ट थे, वो भी सारे चले गए और वो मेंबर अब नहीं रहेगा. री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर. हाँ, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी उसको री इशू कर सकती है टू एनी विलिंग बायर. कोई और खरीदना चाहता है तो उसे री इशू करके बेच सकती है. कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल. बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रार ने इशू कर दिया सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द रिडक्शन की भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, राइट? दो इट वाज डिस्कवर्ड लेटर दैट द कंपनी हैड नो अथॉरिटी. अब क्या हुआ, कंपनी ने रिडक्शन की एप्लीकेशन डाली, ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन सबको भेज दी, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ट्रिब्यूनल ने फाइनलाइज कर दिया. लेकिन बाद में जाके पता चला, ये केस है री वॉल्कर एंड स्मिथ का, बाद में जाके पता चला कंपनी के पास शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की अथॉरिटी नहीं थी आर्टिकल्स में जो होनी चाहिए. चाहे आप करो बायबैक, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यहां पर भी रिडक्शन के लिए आपके पास आर्टिकल्स में रिडक्शन की अथॉरिटी होनी चाहिए, वो नहीं थी. तो क्या वो जो रिडक्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा? नहीं.
अगर रजिस्ट्रार ने जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन इशू कर दिया वो कंक्लूसिव एविडेंस है, हम ये डीम करते हैं कि सब कुछ सही से हुआ था. नाउ सिमिलरली in case of special resolution for reduction was an invalid one, but the company had gone through the reduction, it was held that reduction was not allowed to be upset. बाद में जाके पता चला अरे स्पेशल रेजोल्यूशन तो इनवैलिड थी. फिर भी बेसिकली बाद में चाहे हमें ये पता चले कि आर्टिकल्स में अलाउंस नहीं थी, बाद में हमें चाहे ये पता चले कि स्पेशल रेजोल्यूशन सही नहीं था, लेकिन अगर रजिस्ट्रार ने पहले एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, उसके लिए रिडक्शन के लिए उन्होंने सर्टिफाई कर दिया था कि हाँ भाई आप रिडक्शन कर दो, दैट इज ऑटोमेटिकली अ कंक्लूसिव एविडेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब तक जो भी चीजें हमने पढ़ी, हाँ उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसफर या ट्रांसमिशन में से आते हैं. एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जब आप इससे बाद उसे रेफर करोगे तो उसमें यही चीजें रेपिटेटिवली बताई गई हैं. ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन दो अलग अलग बातें हैं. ट्रांसफरेबिलिटी से हम हमेशा कहते हैं कि जो शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं. तो प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, अगेन आई वुड टेल यू कि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अब उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो 100% नहीं है. दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट, बट दे आर नॉट प्रोहिबिटेड. प्राइवेट कंपनीज में क्योंकि कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं विच इज ओके, लेकिन 100% प्रोहिबिशन नहीं होते. वहां पे भी अलाउड होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उस रिस्ट्रिक्शन के बिहाइंड यही है दैट ट्रांसफर इज टू प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन. प्राइवेट कंपनीज में ऑफकोर्स जो कुछ लोग होते हैं जो कंपनी फॉर्मुलेट करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो शेयर कैपिटल है वो किसी को भी चला जाए, मे बी कंपेटिटर खरीद ले, तो इसीलिए वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन 100% प्रोहिबिशन नहीं होती, राइट. सो दे रिस्ट्रिक्ट बट दे डज नॉट प्रोहिबिट. बस इतनी चीज याद रखनी है कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो प्रोहिबिट कभी नहीं करते. इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, क्योंकि ये मूवेबल होते हैं, मूव होंगे ही होंगे, ये थोड़ी कि एक पर्सन के पास ही पड़े रहेंगे. तो इसीलिए ये चीजें देखनी जरूरी है. रिस्ट्रिक्शंस अपॉन ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन प्राइवेट कंपनीज आर नॉट एप्लीकेबल. कहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होते? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट कंपनी में वो नहीं एप्लीकेबल अगर जो मेंबर है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव कोई ट्रांसफर कर रहा है, then that's not a problem. Secondly, अगर in the event of death of a shareholder, legal representative may require the registration in the name of heirs, तो भी कोई problem नहीं है. And thirdly, in respect of shares which are proposed to be issued on right basis, existing members would have right to renounce, क्योंकि right shares में right of renunciation रहता है, वो वहीं पे जो कि है रहेगा, right. तो ये चीजें जो है आपने ध्यान देनी है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन कैसे रिस्ट्रिक्शन होता है, क्या राइट टू, दो ही तरीके होते हैं. पहले हम कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन. राइट ऑफ प्रीएम्पशन पता है क्या होता है? दे से कि फॉर एग्जांपल कोई मेंबर विश करता है कि मुझे शेयर्स बेचने हैं, तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछेगा, राइट. इट इज नॉट लाइक दैट अगर आप पब्लिक ऑफर से खरीदते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जिसे मर्जी बेचो, जो मर्जी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्राइवेट में ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारा कॉम्पोजिशन खराब ना हो. तो व्हाट वुड दे डू कि वो प्रीएम्पशन क्या होता है, आप पहले बाहर किसी को पूछने से पहले पहले अंदर के एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछो. अगर तो उन्होंने ले लिया देन तो वेल एंड गुड. अगर उन्होंने नहीं लिया then you can definitely transfer to the proposed transferee, because preemption clause लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी लेके बैठा रहेगा, कोई और नहीं लेगा तो वो ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. the preemption clause cannot place a complete ban on the right to transfer, they cannot completely prohibit the transfer. तभी हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी में restrictions होते हैं ट्रांसफर पे, right. they are not freely transferable but there is no प्रोहिबिशन. हम उसे प्रोहिबिशन में टर्म नहीं करते कि बिल्कुल ही आप कंप्लीट बैन कर दो, बिकॉज दैट वुड डिफीट द पर्पस और डिफीट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेयर, जिसे हम कहते हैं. इस केस में वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ कोर्स इट कुड बी at a fair price which is determined by directors or auditor. It may also be provided, would be certified by auditor. तो वो कंपनी के हिसाब से जैसे भी कंपनी चाहे वैसे कर सकती है. Power of directors to refuse registration of transfer of shares. The power of directors they are specified in the articles of association. कर सकते हैं गुड फेथ में, अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं हमें नहीं ट्रांसफर करना तो वो कर सकते हैं. वही हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली, बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसे फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू अ ट्रांसफर डीड, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विच इज अवेलेबल इन SH4, राइट. इस चीज का आपने ध्यान देना है. और इस केस में अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, अब क्या होता है कि ऑफ कोर्स अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो फुल्ली पेड अप शेयर्स ही होंगे, ठीक है. अगर वो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो बचा हुआ पैसा कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर था, 5 रुपीज ट्रांसफरर ने दे दिए, बचे हुए 5 रुपीज ट्रांसफरर नहीं दिया और उसे शेयर ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफरी को. तो जब कंपनी के पास वो एप्लीकेशन आएगी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो SH5 में एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को, उसका
नो ऑब्जेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर ट्रांसफरी नो ऑब्जेक्शन दे देता है 2 वीक्स में, फिर ठीक है, शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, अदरवाइज शेयर्स विल नॉट बी ट्रांसफर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टली पेड अप शेयर्स में क्या होगा, बिकॉज फुल्ली पेड अप शेयर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ने पैसे दे दिए दूसरे के पास चला गया तो वो चीज सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन पार्टली पेड अप शेयर्स में प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है, पार्टली पेड अप शेयर्स में कंपनी तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक, पहले क्या होगी, कंपनी SH5 में नोटिस भेजेगी और ट्रांसफरी से मांगेगी नो ऑब्जेक्शन। 2 वीक्स के अंदर अगर ट्रांसफरी नो ऑब्जेक्शन दे देता है तो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स विद इन 1 मंथ, हमने शुरू में पढ़ा था ना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में 1 मंथ के अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स डिलीवर होने चाहिए। और जहां शेयर सर्टिफिकेट्स की बात नहीं आती, यानी कि डीमैट डिपॉजिटरी की बात आती है, वहां उसे इंटीमेशन ही काफी है। डीमैट या डिपॉजिटरी के केस में उसे बता दो, इंटीमेशन इज मोर देन इनफ। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, 56(5) states that in case of death of holder, the transfer of such security by legal representative of the deceased shall be valid even though the legal, अब क्या होता है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है किसी शेयर होल्डर की, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसे ले ले या तो उसे ट्रांसफर कर दे। तो वो बिना अपने नाम पे किए वो उसे डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकता है, दैट इज टोटली वैलिड। इसमें कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं अगर उसके नाम पे नहीं, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं ना कि ट्रांसफरर ही आगे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इस केस में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आगे ट्रांसफर करता है डेथ के बाद, तो दैट इज एज गुड एज कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो ही ट्रांसफर कर रहा है। दे से इट इज वैलिड इवन दो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द होल्डर, एज इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर द होल्डर। जैसे कि ये हमने मान लिया कि चाहे वो होल्डर नहीं है, दैट इज एज गुड एज कि वो जो लीगल वो पर्सन है वही कर रहा है। पेनल्टी की बात करें कि अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो पेनल्टी है 50,000 रुपीज। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय डिपॉजिटरी, अगर कहीं पे भी देखो कहीं पे भी फ्रॉड वाली बात आ जाती है तो सेक्शन 447 लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वाला इशू आता है, वो आपको थोड़े से पॉइंट्स में बता देती हूँ। ट्रांसफर डीड पे स्टैंप्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने स्टैंप एक्ट जब JIGL पढ़ा होगा वहां पे भी हम ये चीज पढ़ते हैं। तो जो फिक्सेशन वाली स्टैंप्स होती है, ठीक है, जिन्हें हम जो चिपकाने वाली बेसिकली स्टैंप्स होती हैं, राइट, उनको कैंसिल करना बहुत जरूरी है ताकि वो रीयूज ना हो सके। तो वैलिड स्टैंप वो होती है जो कैंसल्ड हो, राइट। अडेसिव स्टैम्प्स होती है जिन्हें हम कहते हैं ना, अडेसिव स्टैम्प जो होती है चिपकाने वाली, वो ड्यूली स्टैम्प तभी होती है जब उन्हें लगा के उन्हें कैंसिल करे। दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? Affixes an adhesive stamp which has been executed, it shall cancel the same so that it cannot be used again. उसे कैंसिल करना, उसे कैंसिल कैसे करना है, एक स्ट्राइक मार के, नाम लिख के, साइन करके, किसी भी तरीके से आप उसे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसकी कैंसिलेशन बहुत जरूरी है। अगर वो कैंसिल नहीं है तो वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है। तो ड्यूली स्टैम्प में ड्यूली डेटेड भी होनी चाहिए, ड्यूली कैंसल्ड भी होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज का आपने ध्यान देना है। देन मूविंग अहेड टू चेकलिस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी, तो वो कौन सी चीजें हैं जो शेयर ट्रांसफर्स में आपने ध्यान से चेक करनी है। सारे कॉलम चेक करो, ट्रांसफर डीड के, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, नेम ऑफ कंपनी सिन करेक्टली लिखा है नहीं लिखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर सर्टिफिकेट, फोलियो नंबर, ये सारी वही चीजें हैं। इसमें से आप 4 to 5 लर्न कर सकते हो, या फिर सिंपली अपने दिमाग से भी सोच सकते हो क्या क्या चीजें हैं ट्रांसफर डीड को देखते हुए आप चेक करोगे, राइट। फिर आता है ट्रांसमिशन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन सेम है, विच इज नॉट ट्रू। ट्रांसफर जो है वो वॉलंटरीली होता है, लेकिन ट्रांसमिशन होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जब कुछ ऐसा हो जाता है बाय लॉ। इट इज एक्चुअली द ऑपरेशन बाय लॉ एंड इन दिस केस नो ट्रांसफर डीड इज शैल बी नेसेसरी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज या तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है या वो मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बाय लॉ वो पर्सन के पास ट्रांसमिशन का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसके लिए आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम उसके लीगल हायर का नाम रिप्लेस कर देंगे, नहीं, उस लीगल हायर को आके अपनी कॉन्सेंट देनी पड़ेगी, अपना इंटीमेशन देना पड़ेगा, तभी हम उसे कंसिडर करते हैं। देन पावर ऑफ बोर्ड टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन,
हो सकता है. What is the statutory remedy against refusal? So it deals with the process of company to be followed by on refusal to register the transfer of securities. तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो रिफ्यूज कर देती है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, तो उस केस में द कंपनी शैल सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर को ट्रांसफरी को दोनों को नोटिस भेज दो, इंटीमेटिंग इट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट हैज कम, एंड नोटिस शैल कंटेन द रीजन. वो कर सकते हैं, दोनों को भेज दो कि भाई हमने वो कर रहे हैं, बोर्ड जो है वो उन्हें भेज देगा. फिर ट्रांसफरी क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को अपील करेगा अगेंस्ट द रिफ्यूजल, बिकॉज एक्चुअल जो पर्सन अफेक्ट हुआ वो तो ट्रांसफर ही है ना, ट्रांसफर को तो अपने पैसे मिल गए. ट्रांसफर ही जाएगा ट्रिब्यूनल के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, और अगर नोटिस नहीं आया है देन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट जो है आपने डिलीवर किया था कंपनी को. अगर तो कंपनी ने नोटिस भेज दिया तो 30 days में, अगर नहीं भेजा तो फिर 60 days में आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ. अगर पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूज करती है विद इन 30 days, 30 days वेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड, देन ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है विद इन 90 days, और अगर इंटीमेशन नहीं आती है तो फिर 90 days. ये पब्लिक कंपनी का थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड दे रखा है. द ट्रिब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद द अपील, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ठीक है, आइदर तो वो डिसमिस करते, ठीक है कि भाई ये तो अपील है, डिसमिस है, या फिर अगर उसे लगता है कि नहीं अपील में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर करना चाहिए था, देन दे कैन डायरेक्ट that transfer or transmission shall be registered by the company or direct the rectification, जैसे भी उसे ठीक लगता है. And if a person contravenes the order, वो नहीं मानता है, then he shall be punishable with the imprisonment of a term which shall not be less than 1 year and can extend to 3 years, and fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 lakhs. तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि पावर ऑफ बोर्ड क्या है और हमारी स्टैट्यूटरी रेमेडीज के नीचे क्या लाई करती है. तो ये स्टैट्यूटरी रेमेडीज है जिसका ध्यान रखने के. अगर टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, yes, the procedure of rectification of register, for example transfer has taken place, can you rectify the register? Yes, it can be. Remedy to the aggrieved for not carrying the changes in the register of members. So what can be the grounds of appeal? किस ground के ऊपर आप ये बोल सकते हो कि rectification करवानी है? अगर without any sufficient cause आपका नाम enter कर दिया गया है या name of any person having been entered is omitted, means removed, default or unnecessary delays there in entering, default or unnecessary delays there in entering in the register that having fact that the person ceased to be a member, either to become a member or cease to be a member, and the person aggrieved or any member or the company may appeal in such form as may be prescribed to the tribunal. ये सारे reasons में हो सकते हैं. Order of the tribunal, अब tribunal जो है वो दोनों parties को सुनेगा, या तो वो dismiss कर देगा या फिर वो direct कर देगा that transfer or transmission shall be registered within a period of 10 days. वो 10 days का time देगा या फिर वो rectify कर दे, अगर कोई भी mistake है तो उसे rectify कर दे. Right to transfer not restricted. Now 59 it does not restrict any right. कोई भी right to transfer जो है वो restrict नहीं होता है इसके अंदर. Contravention of provisions of the law, अगर आप contravene करते हो provisions of the law तो SEBI या under any other act, किसी भी law के अंदर tribunal जो है on an application made by depository company, depository participant या holder जो है वो rectify करवा सकता है register को, and contravention को set right भी करवा सकता है. ये सारे powers tribunal के पास होते हैं. Then specific instances of rectification has been held to be permissible in the following cases. कब हो सकती है, like applicant induced to take the shares by misrepresentation, या shareholders name removed, irregular allotment, name of nominee entered without his knowledge or consent, allotment of shares to non-resident without taking the permission of foreign exchange, or allotment in violation of memorandum of association. सारे cases में rectification यानी कि correction, rectification simply means correction हो सकती है. Mutation of name in other companies register of members, the company which has changed its name, right, would have been entitled to ask other companies which is holding to substitute the new name in place of the old name. तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई कंपनी नेम चेंज करती है तो किसी और कंपनी की अगर मेंबर है तो वो उन्हें बोल सकती है कि मेरा जो नेम है वो चेंज कर दो. लॉस्ट ट्रांसफर डीड्स, तो अभी क्या होता है कि जो ट्रांसफर डीड्स लॉस हो जाती है, गुम जाती है, उनका हम क्या करें. सो दे प्रोवाइड वेयर द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट एंड हैज नॉट बीन डिलीवर्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मिला ही नहीं, गुम हो गया. The company may register the transfer on such terms as to indemnify the board. तो वो कर सकती है on their basis. Now
नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉस्ट ट्रांसफर डीड्स। अब कुछ ऐसी ट्रांसफर डीड्स भी होती हैं जो गुम जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। सो इन दैट केस इफ द कंपनी इज सेटिस्फाइड तो वो जो है ट्रांसफर रजिस्टर कर सकती हैं अपने बुक्स में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। एज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बोर्ड शुड बी सेटिस्फाइड दोनों तरफ से कि जो डीड है वो एक्चुअली में लॉस्ट हुई है। द प्रूफ मे बी इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट फ्रॉम द ट्रांसफर और द ट्रांसफरी एंड सपोर्टेड बाय परचेज और सेल नोट ऑफ द ब्रोकर। ये सारी चीजें जो है वो प्रूफ में मांगी जा सकती हैं। एंड अगर बोर्ड सेटिस्फाइड फील करता है कि हाँ ठीक है, दे आर ट्रू, सच में ट्रांसफर हुई थी बट अभी जो है वो डीड गुम गई है, तो वो जो है ट्रांसफर कर सकती है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स फॉर ट्रांसफर। तो इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच ऑथराइज द बोर्ड टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे बोर्ड के पास ये भी पावर होती है कि वो इसे फर्दर डेलीगेट कर दे, वो आगे डेलीगेट कर सकती है। द पावर ऑफ अ कंपनी टू they can further delegate all or any of their powers to any of the company। वो कंपनी को भी डेलीगेट कर सकती है। एनी पर्सन इवन नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो ये जो रिफ्यूजल की पावर है या ट्रांसफर की पावर है वो फर्दर डेलीगेट कर दे, फर्दर ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स वही सेम चीज आती है, वही ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए, डेटेड होने चाहिए, एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, वो सब चीजें जो हम पहले पढ़ के आए वही सेम है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू माइनर, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि जो माइनर है ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एक्सेप्ट थ्रू अ गार्डियन, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफर के बारे में, कि ट्रांसफर कहीं पे भी हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो है वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ अ माइनर, बिकॉज ये अनरीजनेबल और नॉन सस्टेनेबल हो जाएगा। इसके पीछे काफी अच्छा रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और पीछे सर्वाइविंग माइनर है, अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप है, सब कुछ है, तो उसका जो राइट है वो माइनर को क्यों ना मिले। तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। सो द एक्सप्रेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड टू मीन द प्रोसीजर। तो जहां पे हम कहते हैं ना कि आर्टिकल्स अपने हिसाब से कर सकती है, वो सिर्फ प्रोसीजर है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। ट्रांसफर कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन का फॉर्म ना ले, प्रोहिबिशन का फॉर्म ना ले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In case the restriction imposed to a minor is accepted, it would mean the shares of a deceased can never be inherited by the legal heir who might be a minor। हो सकता है कि मतलब दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई एंड द सर्वाइविंग माइनर है, तो वो तो उसे कभी मिलेगा ही नहीं उसका इंटरेस्ट। सो इट वुड मीन दैट द शेयर्स ऑफ अ डिजीज मेंबर कैन बी एक्सेप्टेड एज टेनेबल अकॉर्डिंगली। इफ शेयर्स कैन बी ट्रांसमिटेड, देयर इज नो रीजन व्हाई शेयर्स व्हिच आर फुल्ली पेड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नो फाइनेंशियल लायबिलिटी डिवॉल्व्स ऑन द माइनर नॉट ट्रांसफरेबल। तो इसीलिए माइनर को शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ब्लैंकेट बैन प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल्स डिसाइड कर सकता है, लेकिन ब्लैंकेट बैन यानी कि प्रोहिबिशन नहीं लगा सकता कि भाई माइनर, अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर था उसने प्रॉपर मनी पेड की थी, शेयर्स पेड है, फुल्ली पेड है, तो क्यों उसे ना मिले ये बेनिफिट, उसे ये बेनिफिट मिलना चाहिए। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू पार्टनरशिप फॉर्म, तो फॉर्म माइनर नहीं है एंड इट इज नॉट entitled to apply for membership, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि वो लीगल पर्सन होती है बॉडी कॉर्पोरेट, सो वेयर कंपनी इज अ ट्रांसफरी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, जो कि सिग्नेटरी होगा, कौन सिग्नेटरी है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट्स उसके। सेकंड सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए 179(3)(a जो पावर ऑफ बोर्ड में आता है। थर्ड एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। ट्रांसफर विदाउट अथॉरिटी ऑफ द ओनर, तो शेयर्स इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर बाय द रजिस्टर्ड ओनर या एनीवन एल्स। सो सेल बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन विल बी वॉइड, राइट। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि जिसके शेयर्स हैं वही उन्हें ट्रांसफर कर सकता है। इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस मतलब के डील किया था कि ट्रांसफर शेयर्स हस्बैंड ने कर दिए जबकि उसकी ओनर वाइफ थी। दिस इज वॉइड। जो ट्रांसफर ऑब्टेन नो राइट, ट्रांसफर वो पर्सन होना चाहिए जो शेयर्स का ओनर है, जिसके शेयर्स है, भले ही आप हस्बैंड एंड वाइफ होता भी अगर शेयर्स वाइफ के नाम पे है तो वही ट्रांसफर कर सकती है, हस्बैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ द ट्रांसफर, अब इसके बारे में ना आप काफी डिटेल पढ़ते हो चैप्टर नंबर 4 में। सिंपल है, जो ट्रांसफरर का पोजीशन होता है वो इस तरीके से होता है कि उसने ही इज लाइक ट्रीटेड एज अ ट्रस्टी फॉर द ट्रांसफरी। जब तक ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर में नहीं आ जाता तब तक अगर कोई बेनिफिट आता है, अगर कुछ भी
टुवर्ड्स ट्रांसफर ही आता है, तो जो ट्रांसफर एज अ ट्रस्टी अपने ट्रांसफरी के लिए उसे होल्ड करके बैठ जाएगा। तो उसकी जो पोजीशन है वो ट्रस्टी की है जब तक एक्चुअली में, बिकॉज आप जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे शेयर होल्डर एक्चुअली में मेंबर पर्सन तब बनता है जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आता है, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आने के बाद ही उसे सारी राइट, सारी जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो उसके बाद मिलते हैं, राइट। तो तब तक के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब जब तक ट्रांसफरर का नाम है भी, यू कैन टेक एन एग्जांपल, बोनस शेयर्स आ गए या कोई और बेनिफिट आ गया तो वो ले लेगा, लेकिन जस्ट एज अ ट्रस्टी, वो एक ट्रस्टी की तरह उसे होल्ड करके बैठेगा। ट्रांसफर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स, तो वेयर आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स दैट ट्रांसफर शुड बी मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एनी ट्रांसफर विदाउट अप्रूवल वुड बी इनवैलिड। देखो आर्टिकल्स जो है वो डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करती है, तो आर्टिकल्स को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्टिकल्स कहता है कि ट्रांसफर ऐसे होना चाहिए, कोई प्रोसीजर देता है तो उसी के हिसाब से होना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज बिल्कुल सेम चीज है, SH4 में है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें इंटीमेशन का सबसे बड़ा रोल है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। आगे चल के डिफरेंस आएगा, आपको पता चल जाएगा। ट्रांसमिशन अगर सोल ओनर है, अगर तो अकेला ही ओनर था तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली लीगल हायर्स के पास चला जाएगा। अब लीगल हायर्स के पास ऑटोमेटिकली कभी भी चीज नहीं जाती, ऑपरेशन बाय लॉ है, उन्हें कॉन्सेंट देना पड़ेगा। भले उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आके उसे एक्सेप्ट कर ले या फिर वो आगे उसे फर्दर बेच भी सकते हैं। शेयर्स टू विडो, अब ट्रांसमिशन के केस में अगर डिजीज्ड हस्बैंड है और विडो के पास सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जो शेयर्स हैं वो उसे ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसमिशन इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग, इसमें दो तीन चीजें आती हैं जहां जॉइंट नेम्स की हम बात करते हैं। सर्वाइवर शैल बी ओनली द पर्सन टू बी रिकॉग्नाइज्ड हैविंग टाइटल ऑफ शेयर्स, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि अगर तो बहुत सारों में से एक की डेथ होती है तो जो भी सर्वाइविंग है उनके पास चला जाता है, या फिर वो सब एक नॉमिनी डिसाइड करते हैं, उनके पास भी जा सकता है। ये टॉपिक 4th चैप्टर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से दो तीन चीजें जो आपने समझनी है। यहाँ पे मेन बात आती है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो जो ट्रांसफर होती है वो वॉलंटरी, अगर मेरे पास शेयर्स है, मैं किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, मैं बेचना चाहती हूँ, दैट इज वॉलंटरी, राइट। तो वॉलंटरी या डेलिबरेट एक्ट ऑफ पार्टीज बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन होती है वो अपने आप हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू ल्यूनेसी, जिसमें मतलब मजबूरी है कि अब तो मतलब शेयर्स वो होल्ड नहीं कर सकता, ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरी चीज है इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसफर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी वैसे होता है, ट्रांसमिशन होता है कि डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में होता है, राइट। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड फॉर सम कंसिडरेशन, कुछ पैसे लेते हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती है, यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं होती। एज सुन एज ट्रांसफर इज कंप्लीट, लाइबिलिटी जो ट्रांसफर की है वो खत्म हो जाती है, लेकिन शेयर्स कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू ओरिजिनल लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ हो रहा है, यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर बारी आती है रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ड्यूली स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प्स कैंसिल नहीं है, तो वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट फॉर टाइम फॉर पॉइंटिंग आउट इनसफिशिएंसी, तो मेरा कंपनी बाय मिस्टेक उसे रजिस्टर कर लिया ट्रांसफर, ठीक है, देखा ही नहीं कि स्टैम्प्स जो इनसफिशिएंट थे या अनकैंसल्ड थे, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अनस्टैम्प्ड इट शुड बी पॉइंट आउट द एरर विद इन 1 ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर अंदर कंपनी उसे बोल दे और ट्रांसफर ही जो है वो उसे रेक्टिफाई करा ले कलेक्टर से। तो इसका मतलब है कभी भी जब आपको पता चले, वैसे तो जैसे ये कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में पता चलता है, दे शुड ऑलवेज हेल्प देम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी के पास है, कंपनी को पता चल गया कि भाई इस तरीके से इनसफिशिएंट है, अनकैंसल है, तो उनकी ड्यूटी उसे बताए और 1 ईयर के एग्जीक्यूशन के अंदर अंदर जो ट्रांसफर है वो उसे रेक्टिफाई करवा सकता है। इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू शेयर ट्रांसफर, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर नॉट द पर्सन टू इंपाउंड और रेगुलराइज, वो ठीक करने के लिए नहीं बैठे, उसके लिए एक अलग एक्ट है, स्टैंप एक्ट, राइट। अगर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है, दे हैव नो अथॉरिटी। अगर आप स्टैंप एक्ट पढ़ोगे JIGL में, वहां आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं उसे ठीक करने की या रेगुलराइज। वो ये नहीं कह सकते कि अच्छा अनस्टैम्प्ड है, इनसफिशिएंट है, कोई बात नहीं हम मान लेते, नहीं, आप उसे ठीक करवाओ। और ऐसी कोई भी अथॉरिटी स्टैंप एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं देता कि वो अपने मन से उसे रेगुलराइज कर ले कोई भी चीज जो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, जो प्रॉपरली ड्यूली कैंसल्ड स्टैम्प्स नहीं है, उन केस में। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ डिपॉजिटरी मोड, डिपॉजिटरी में फिजिकल क्योंकि सर्टिफिकेट्स तो रहते नहीं है, तो प्रोसेस पेपर वर्क का नहीं है, तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो काफी टाइम जो है वो बच जाता है।
फोर्स ट्रांसफर क्या होता है? फॉर्जरी होती है, किसी का नाम यूज करना, ठीक है, किसी की पर्सनल डिटेल्स यूज करना, उस केस में फोर्स ट्रांसफर नलिटी होती है। ठीक है, पहली बात तो कोई इसमें कोई वैलिडिटी आती ही नहीं है, बिकॉज द ओरिजिनल ओनर वो हमेशा ही वो शेयर होल्डर रहता है और वो अपना नाम जो है कभी भी रिस्टोर करवा सकता है। इसीलिए ये बिल्कुल टोटली नल एंड वॉइड है और इसमें कोई भी जिसको ट्रांसफर होता है उसको कोई भी राइट्स नहीं मिलते। जो भी ट्रांसफर की राइट, जो भी ओनरशिप की राइट्स है वो ओरिजिनल उसके पास ही रहती है। अब क्या होता है दैट अ फोर्स ट्रांसफर डॉक्यूमेंट हैज नेवर एनी लीगल इफेक्ट, इट कैन नेवर मूव ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हाउएवर जेन्युइन इट मे अपीयर। नाउ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लीव्स द ओनरशिप एग्जैक्टली विद द पर्सन, जिसके पास ऑलरेडी थी उससे के पास रहेंगी। इट फॉलोज दैट इफ अ कंपनी रजिस्टर्स अ डॉक्यूमेंट, ट्रू ओनर कैन अप्लाई, वो बोल सकता है कि नाम इसका चेंज करो, आई एम द ट्रू owner, no problem. However, if a company issues a share certificate, नए ट्रांसफरिंग कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दी एंड ही सेल्स द शेयर्स टू एन इनोसेंट परचेजर। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो परचेजर इनोसेंट है, क्या उससे कंपनसेट करना चाहिए कंपनी को? हाँ, अगर कोई पर्सन किसी की झूठी बातों में आ जाता है, कोई मैलाफाइड इंटेंशन में फंस जाता है एंड इनोसेंट परचेजर है, तो उस केस में कंपनी को उसे भी कंपनसेट करना पड़ेगा। इफ द कंपनी इज पुट टू लॉस बाय रीजन ऑफ फोर्स्ड ट्रांसफर, देन बिकॉज डैमेजेस उसने पे किए, इट में रिकवर द सेम फ्रॉम द पर्सन हु लॉस्ड, और वही वो उसी पर्सन से रिकवर करेंगे जिसने फोर्स ट्रांसफर किया है। सो बेसिकली इट्स अ सर्कल। सबसे पहले फोर्स ट्रांसफर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये नल एंड वॉइड है। जो ऑलरेडी ओनरशिप में है वही ट्रांसफरर, वही हमेशा शेयर होल्डर रहता है, वही मेंबर रहता है। वहीं पे अगर कोई इनोसेंट परचेजर फंस जाता है उसके बातों में, तो डेफिनेटली कंपनी को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की गलती थी। अब कंपनी की गलती क्यों थी? क्योंकि किसी और ने फॉर्जरी की, तो कंपनी फर्दर उससे जो है अपने पैसे निकलवा सकती है, केस करे जो मर्जी करे, दैट इज ऑन देम। फिर डेथ ऑफ अ जॉइंट होल्डर। अच्छा, ये वही जॉइंट होल्डर्स वाली बातें आ जाती। अगर डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर होता है तो जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, उनके पास आते, इट वुड बी सफिशिएंट ऑफ द कंपनी टू डिलीट द नेम ऑफ द डिजीज शेयर होल्डर ऑब्टेनिंग। अगर उसके एविडेंस ऑफ डेथ आ जाता है तो वो उसका नाम जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम में को हम ट्रांसफर नहीं कहते, इस केस में SH4 की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोजिशन क्या है? लाइक ABCD था, ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज क्या कहती है, नोटिस भेजना है, एजेंडा कुछ भी भेजना है, ये फर्स्ट पर्सन को भेजो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सब कुछ तो A को ही मिल रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो कह रहे थोड़ा चेंज कर दो, ऐसा करो BCAD कर दो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसको ट्रांसफर थोड़ी हुआ, ट्रांसपोजिशन है, इधर उधर नाम कर दिए, तो इस केस में हम ट्रांसफर नहीं मानते। लेकिन एक जगह पे हम ट्रांसफर डीड मांगते हैं, दैट इज the Stock Exchange Division of the Department of Economic Affairs has clarified that there is no need of execution for transposition if their quest for change in order was made in writing by all the joint holders. सबने लिख के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। If it is required in respect of पार्ट ऑफ होल्डिंग, फिर ट्रांसफर डीड चाहिए। जैसे कि अगर 100% के लिए कह रहे हैं, पहले ABCD था, अब BCAD कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा करो 50% के लिए तो ABCD रहने दो, बचे हुए 50% के लिए BCAD कर दो। अगर वो ऐसी चेंजेस कर रहे हैं फिर ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ती है। अगर ओवरऑल सबके लिए है, राइटिंग में सब देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम को ट्रांसफर में नहीं लेते, तो SH4 की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ होल्डिंग के लिए, कुछ पार्ट के लिए ऐसे कर दो, कुछ पार्ट के लिए ऐसे कर दो, फिर ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ेगी। डेथ ऑफ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी बिफोर द रजिस्ट्रेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है और कंपनी को पता नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन अगर कंपनी को पता चल जाता है तो प्रॉपर कोर्स ये है कि रजिस्टर तब तक नहीं होगा जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूछा नहीं जाएगा। इट्स अ थिंग दैट शुड बी डन। कि देखो, अगर तो कंपनी को पता नहीं है, ठीक है, वो तो फिर तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे चलाते रहो, पता ही नहीं चला कंपनी को। लेकिन अगर कंपनी को पता चल गया कि पर्सन की डेथ हुई है, तो सही तरीका ये रहेगा कि आप पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूछो, ठीक है। अगर ट्रांसफर की डेथ हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांसफर होंगे ही नहीं, क्योंकि जिसके नाम पे ट्रांसफर करना था वो रहा ही नहीं। प्रूफ ऑफ ट्रांसफर बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई ट्रांसफर एग्जीक्यूट होता है बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, देन ऑफिसर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट या अटॉर्नी, उसके पास प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। रिलेशनशिप, अगेन ये बात बार बार आएगी, ट्रस्टी, एक ये वर्ड आपने अच्छे से याद रख लेना है, ट्रस्टी। जब तक
उसका नाम, ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर में नहीं आता, ट्रांसफरर उसके लिए बेनिफिट्स, उसके जितने भी फायदे आ रहे हैं वो एज अ ट्रस्टी होल्ड करके रखेगा। राइट्स ऑफ ट्रांसफर, ऑफ कोर्स वैसे तो उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, राइट, बट यही चीजें आती है कि ट्रांसफर के टाइम पे जो भी राइट्स हैं वो एक्चुअली ट्रांसफरी के पास चले जाते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। ट्रांसफरर्स राइट टू इंडेमनिटी फॉर कॉल्स, ठीक है, सो व्हेन अ ट्रांसफरर हैज पेड टू कॉल्स टू द कंपनी आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो ये इंप्लाइड प्रॉमिस है कि ट्रांसफर ही वापस करेगा उसके पैसे, ठीक है। अगर उसने उसके बाद, इवन इन ब्लैंक ट्रांसफर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, इवन ब्लैंक ट्रांसफर्स में भी अगर उसने बाद में कॉल के पैसे दिए हैं तो ट्रांसफर ही उसको वापस करेगा। Transferee's right to dividend, bonus and right shares. So where the transfer by reason of shares has received after the transfer any dividend, bonus accruing, ट्रांसफरी being lawfully entitled to can recover. यहाँ पे उल्टा है, अगर ट्रांसफर को मिलता है तो ट्रांसफरी वापस ले सकता है। Further, dividend to transferee after transfer. In one case, the transfer was registered and dividend was paid to transferee. Later, the register was rectified by removing the transferee's name. बाद में उसको नाम हटा दिया from the register on ground of technical nature, maybe inadequacy of stamps. It was held transferee was not bound to hand over the dividend over to transfer. वापस नहीं करेगा, he would not return the money. ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो उसने बोला है, मद्रास हाईकोर्ट का ये डिसीजन था that company should not be allowed to rectify the register on a technical ground after transferring the share. जब ट्रांसफर हो गए शेयर्स, टेक्निकल ग्राउंड पे आपने रजिस्टर को रेक्टिफाई नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बारी आती है ऑफ कोर्स क्या क्या चीजें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, टाइटल टू डिविडेंड्स, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिक रूल क्या कहता है, जिस पर्सन का, मेंबर को मिलते हैं डिविडेंड, ठीक है। मेंबर कौन होता है, आप चैप्टर 4 में जाके पढ़ते हो कि मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो ये उसी को मिलता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो इट शैल बी लॉफुल, जो होल्डर है जिसका नाम बुक्स में है उसी को डिविडेंड मिलना चाहिए, अनलेस द ट्रांसफरी हु क्लेम्स द डिविडेंड फ्रॉम द ट्रांसफरर has lodged the security and all other documents relating to the transfer within 15। अब क्या होगा ना, लिस्टेड कंपनी क्या कहती है, लिस्टेड कंपनी कहती है कि हम तो उसी को देंगे जिसका नाम है रजिस्टर में, रजिस्टर में नाम ट्रांसफरर का है, हम ट्रांसफरर को देंगे। लेकिन अगर ट्रांसफरी विदिन 15 डेज इंस्ट्रूमेंट दे देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है, फिर वो ट्रांसफरी को दे देंगे। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ध्यान से देखनी है। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर का सारा राइट खत्म हो जाता है, ट्रांसफरी के पास सारे बेनिफिट्स चले जाते हैं। लेकिन हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रायोरिटी अमंग ट्रांसफरीज, अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब क्या हुआ कि शेयर होल्डर ने फ्रॉडुलेंटली अपने शेयर्स, वही 100 शेयर्स थे, एक्स है, 100 शेयर्स पहले ए को बेच दिए, फिर बी को बेच दिए। सो द फर्स्ट परचेजर ऑन द ग्राउंड ऑफ टाइम अलोन बी एंटाइटल टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट परचेजर को ही दी जाएगी, ए को ही दी जाएगी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, बिल्कुल शेयर्स जो है आप उन्हें प्लेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिटरी सिस्टम, अब क्या हो गया कि अब वो तो फिजिकल शेयर्स का टाइम नहीं रहा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स का टाइम नहीं रहा, तो अब क्या हो गया है, अब सब चीजें हो गई हैं चेंज। अब हम डीमैट देखते हैं। सो कोई भी इन्वेस्टर है वो कैसे अवेल कर सकता है सर्विसेज, इट्स प्रीटी सिंपल, एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो है, ठीक है। इन्वेस्टर अगर अवेल करना चाहता है तो वो अग्रीमेंट में एंटर करेगा डिपॉजिटरी के साथ, अपने शेयर सर्टिफिकेट्स को सरेंडर कर देगा। इन केस ऑफ अगर फ्रेश इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्ट कर ले कि मुझे डिपॉजिटरी मोड में लेना है, फिर उसे शेयर सर्टिफिकेट्स दिए ही नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी को दिए जाएंगे। एग्जिट फ्रॉम डिपॉजिटरी करना है तो उल्टा आ जाओ, ठीक है। अगर बाहर निकलना है तो वो इन्फॉर्म करते हैं डिपॉजिटरी को और फिर वो अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ट्रांसफर विद इन द डिपॉजिटरी करना है तो डेफिनेटली मेड among the beneficial owners। और अगर pledge की बात है, so before creation of any pledge or hypothecation, beneficial owner is required to obtain prior approval of the डिपॉजिटरी से उसे पूछना पड़ेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीमैट एंड रीमैट, डीमैट है अगर आप डीमटेरियलाइज में जाना चाहते हो, रीमैट है अगर आप वापस आना चाहते हो। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, डीमटेरियलाइज करना शेयर्स को काफी इजी है। ये रेगुलेट होता है फ्रॉम डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। अगर कोई इन्वेस्टर है वो फिजिकल उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक है, वो डीमैट के थ्रू अपने शेयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्दर अगर हमें डीमटेरियलाइज शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी यहाँ पे ना सारा कुछ डील करता है इंटीमेशन पे, जहां पे डीमैट की बात आती है ना, डिपॉजिटरीज की बात आती है, वहां पे सब कुछ इंटीमेशन पे फॉर्म करता है कि इंटीमेट करना है, आपने बताना है कि
कि ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. सो ट्रांसफर डीड शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर जो कि डिपॉजिटरी मोड में हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज पर डू नॉट फॉर्म द रिक्वायरमेंट. हाउएवर स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल. स्टैम्प ड्यूटी आपने जरूर पे करनी है. प्रोसीजर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमैट फॉर्म इज लाइक सेल शैल बी मेड थ्रू ब्रोकर जो कि एनएससी में है. शेयर होल्डर जो कि बेनिफिशियल ओनर है विल गिव डिलीवरी इंस्ट्रक्शन थ्रू delivery instruction slip. Broker will shall give instructions to his DP for delivery, exchange and receive payment from clearing corporation. तो इस तरीके से सेल की जाती है. Broker shall make payment to investor in physical form. Process of purchase like broker will receive the securities on payout date या broker will give instruction and then BO will give the receipt instruction. ये सारी चीजें pledge या hypothecation इसमें भी कर सकते हो आप, ठीक है. लेकिन क्या होता है, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा. डीपी वेरीफाई करेगा रिकॉर्ड्स को प्लेज के लिए. शैल ऑब्टेन द कंफर्मेशन. प्लेजी से कंफर्मेशन लेनी है और 15 डेज में प्लेज को रिकॉर्ड करना है. डिपॉजिटरी शैल सेंड इंटीमेशन टू डीपी ऑफ बोथ प्लेजर एंड प्लेजी. वो दोनों को बता देगा. प्लेजी में इन्वोक द प्लेज अगर उसे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज इज इन कोर्स द डीपी शैल नॉट गिव इफेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी विदाउट एनी कॉन्करेंस. ऑन क्लोजर ऑफ द लोन द प्लेजर शैल रिक्वेस्ट द डीपी टू क्लोज द प्लेज. आप उसे खत्म कर दो एंड फॉर मेकिंग हाइपोथिकेशन द अबव प्रोसीजर विल बी फॉलोड. रीमटेरियलाइजेशन है वापस आना. डीमटेरियलाइजेशन था फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जाना. अगर रीमटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में आना. उससे क्या है, कुछ नहीं है. बेनिफिशियल ओनर रिक्वेस्ट करेगा डीपी को, डीपी इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा कि ठीक है रीमटेरियलाइजेशन हो रही है. कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपडेट करेंगे अकाउंट, सर्टिफिकेट इशू करेंगे क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट की बात आ गई. डिपॉजिटरी अपडेट करेगा अकाउंट्स, डाउनलोड करेगा डिटेल्स एंड शेयर ट्रांसफर जो एजेंट है वो सर्टिफिकेट दे देगा एंड डीपी विल सेंड द इंटीमेशन अबाउट द रीमटेरियलाइजेशन to its client. And here we finish one of the biggest chapters which is chapter number 2 and I hope कि आपको ये revision अच्छी लगी होगी. It took time लेकिन हमने almost सारा chapter की जो important point चीजें हैं वो सारी cover up कर ली हैं. I will be coming up with other chapters revision lectures but of course यही सबसे ज्यादा lengthy था. ये complete हो गया. I'm very very happy with it. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना. ये वीडियो को देख लो because it's very very helpful from exam point of view. इसमें से काफी सारे questions आते हैं तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा. I'll see you super soon with another revision video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.